ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट। ठीक है। तो पहले एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्लास का, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या चीज है? और इतना सिंपल स्टेटमेंट आप सोच के हैरान हो जाओगे कि अगर कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है, क्या बोला, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो कंटिन्यूटी कैसे बताई जाती है? हम कहेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा पेन होगा इन वन स्ट्रोक वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। मैंने हमारे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस है। कहने का मतलब इन लेमैन लैंग्वेज, ठीक है, व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ इफ वी नीड नॉट टू पिक अप द पेन और लिफ्ट अप द पेन देन इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कैसे? जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ एक ही स्ट्रोक में बन गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, मान लो अगर मैंने ये वाला ग्राफ बनाया तो यहां तक और फिर पेन उठा, ओ कैसे 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 पास वाले ने क्या 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 अब तक पास वाले भैया जो है बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। देखो देखो यहां तक गया, फिर मेरे को अब यहां के बाद में अगर मुझे आगे जाना है तो पेन उठाना ही पड़ेगा तब मैं ऊपर जा पाऊं। इसका मतलब ऐसा अगर हो गया पेन उठाना पड़ा तो इट इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, अब सर वो ब्लाइंड मैन वाली बात कहां आई? हाँ वो वाली बात कैसे आई? ये एक्चुअली बात भी ग्राफ से ही है। कैसे? एक्चुअली यूं समझो कि जैसे जिस टाइल्स पे हम खड़े थे वो टाइल्स बराबर है कि नहीं है, ठीक है? मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन किसी टाइल्स पे खड़ा है, मैं कोई ब्लाइंड मैन अगर टाइल पे खड़ा है तो कैसे बताएगा? वैसे बताएगा जहां वो खड़ा है वहां से एक कदम आगे वो ड्रिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हाथ में स्टिक नहीं है, जैसे पैर यूं रिगड़ करके आगे बढ़ेगा तो देखो क्या कहेगा, खड़ा है ए पे तो थोड़ा सा आगे जाएगा तो ए प्लस एच, ए और ए प्लस एच एकदम सही है। फिर वो देखेगा पीछे भी बराबर है कि नहीं, पीछे तो धीरे से पैर खींचेगा। कैसे कैसे हमें पीछे कैसे दिखाऊं? मैं आपको पैर दिखा सकता हूं, ऐसे पीछे खींचेगा, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही। फिर ये थोड़ा सा आगे खींचेगा, हाँ सही है सही है, तो वो कहेगा पूरी टाइल्स पे एकदम झकास है। तो जहां वो खड़ा है वो है ए, थोड़ा सा पैर पीछे खींचा ए माइनस एच, थोड़ा सा पैर आगे खींचा ए प्लस एच। अगर तीनों पे टाइल्स एकदम सीध में है तो क्या बोलेगा? बोलेगा फंक्शन एकदम जगह कंटीन्यूअस है, आप पीछे आ जाओ। ये तो बोलेगा। ऐसा भी सोच सकते हैं, मान लीजिए हम लोग ब्लाइंड मैन नहीं बोलते, अंधेरा कमरा तो गुप्त अंधेरा, तभी तो हम ऐसे पैर रगड़ रगड़ के चलते हैं कि भाई कहीं खड्डा आ गया है ना, ओ ए प्लस एच पे तो गए, ठीक है, नहीं 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 तो रोक देंगे ना, नहीं 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 ए तक रुक जाओ, ए तक रुक जाओ, ए तक रुक जाओ, ऐसे तो बोलेंगे। तो वैसा ही तो बोलना है। अरे इतना सिंपल बात है ना। मैथ्स, मैंने बोला ना मैथ्स इज अ फनी लैंग्वेज, ना मैथ्स इज लैंग्वेज। हां मैथ्स सबके नंबर 1 लैंग्वेज है, वर्ल्ड की आपको ये भी बता दूं, ठीक है? सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोकैब के मामले में सबसे रिच लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे अभी भी मैथ्स बनी हुई है, आपको मैं बता दूं, ठीक है? तो हालांकि देखा जाए तो आप और मैं मैथ्स की सिर्फ दो ही क्वांटिटीज पे बात करते हैं, वो है 0 1, और उसी के कारण उसी 0 1 की मजाक से ही आप मुझे देख पा रहे हैं। क्या ये क्या है? हम किसी फंक्शन की कंटीन्यूटी ए पे कैसे बताते हैं? ए पे बताना हो तो वही पैर पीछे खींचो, ए माइनस एच, आगे खींचो ए प्लस एच। और हम कहेंगे अगर ए माइनस एच, ए और ए प्लस एच तीनों पर वैल्यू अगर सेम आ रही है, तीनों पर वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ए पे मस्त ग्राफ है, कहीं कोई टूट फूट नहीं है। क्या? हाँ, तीनों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्या क्या क्या? अगर x इक्वल a पे फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हम लोग मैथ्स में बोलते हैं कि a प्लस पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, a माइनस पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और a पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आनी चाहिए। अच्छा, और अब यहां पे भी एक और पॉइंट सुनो, बराबर आनी चाहिए ऐसा कहकर भागना नहीं है, बराबर आए और एक फाइनाइट क्वांटिटी भी हो। कल को ऐसा नहीं हो तीनों इनफाइनाइट आ गए और हमने कहा इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, बराबर है सर, सबके इनफाइनाइट आ रहा है, ये मत कर देना, अपन मर जाएंगे क्योंकि आपका इनफाइनाइट और मेरा इनफाइनाइट सेम है। इसकी क्या गारंटी? इनफाइनाइट तो सिंबल है, याद है ना, सिंबल सिंबल। ओके, तो फिलहाल वापस से सोच रहे हैं a पर कंटीन्यूअस कब होगा? जब क्या बोलेंगे फंक्शन a पे कंटीन्यूअस कब है? जब a प्लस पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, a माइनस पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की a पर वैल्यू तीनों बराबर हो। क्या 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 क्या? दोबारा सुनो, a पर कंटीन्यूअस कब होगा? जब RHL वैल्यू, जब LHL वैल्यू और f तीनों बराबर हो, फाइनाइट क्वांटिटी हो तीनों। तो याद रखना फंक्शन अपने आप में कंटीन्यूअस कब कहलाता है? a पर जब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f। ठीक है? अच्छा, इसी को है ना, कोई नई बात नहीं करा, इसी को कोई बुक वाला ऐसे लिख सकता था, f of a plus h is equal to f of a minus h is equal to f of a। हाँ यार, अच्छा तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात क्या कि अब किसी बच्चे के जो अच्छा बच्चा है, वाला बच्चा है ना, उसने अपने टीचर को बोला कि सर अगर LHL RHL बराबर ही है तो इसका मतलब ये कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ, तो फिर सर दो बार क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों नहीं बोलते कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a of x is equal to f of a? भाई सर f की जगह f ले लो और इन दो की जगह पर लिमिट लिख दो, सीधी बात, क्योंकि LHL RHL इक्वल आएंगे तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी। और ये बात टीचर के दिल को चुभ गई, पसंद आ गई। टीचर के दिल को चुभना मतलब वैसा वाला चुभना नहीं, घृणा वाला नहीं, मतलब खुशी वाला। अरे यार क्या लग जा गले से भाई, इतनी अच्छी बातें करता है। तो अब हमको क्या पता चला? हमको पता चला कि हमने a पर कंटिन्यूटी को लेकर के दो ही बातें करी, RHL at a, LHL at a is equal to value of function VFV, हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन at x is equal to v। ठीक है? अच्छा, मेरा बताने का ये बात आपको पकड़ना है कि मैंने लिखा और मिटाया। ठीक है? तो हमारे पास में दो प्यारी प्यारी बातें हैं भाई, एक तो ये और ये तो सेम है, तो इसको क्या अलग से बताऊं, और दूसरी वाली लिमिट एट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f ऑफ a। तो आप दोनों को प्यार से कॉपी कर लीजिए। और हाँ जी, तो अभी हमने क्या देखा? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, राइट? उसकी डेफिनेशन देखी हमने। तो 1 मिनट। हाँ जी, तो एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, राइट? जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो, पहला वाला ग्राफ, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ना गाइस? आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो देखिए ये पहला वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना? एक एक मतलब एक इमेजिनेशन वाला आइडिया चाहिए ना कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना फंक्शन में। तो जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं किया है, देख रहे हो? कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब मैं पेन को ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा, राइट? कंटीन्यूअसली मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, कोई भी ऐसा ग्राफ, जैसे ऐसा ग्राफ है कोई, है ना? मुझे पेन को उठाना ना पड़े, अगर एक लॉजिकल वे में देखा जाए तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को जिसका ग्राफ ऐसा हो कि जिसे बनाने में मुझे उठाना ना पड़े पेन को, है ना? उसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। ठीक है? अब जैसे ये ग्राफ देख रहे हो, यहाँ यहाँ से तो पेन उठाना ही पड़ेगा ना, तब तो यहाँ से ग्राफ बना पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया, राइट? तो इसको डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं ना? या फिर ऐसे व्यू करना है तो मतलब ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ ब्रेक हो गया ग्राफ तो ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो बेसिक मतलब समझ में आया कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस का? बोलो, हेलो, बोलो भाई। अरे रिस्पॉन्ड तो करो, कोई कुछ टाइप भी नहीं कर रहा। हम्म, कुछ कुछ बोलता रहा करो ना, नहीं तो लगेगा जैसे मुझे सुन ही नहीं पा रहे तुम लोग, है ना? तो अब देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटीरियर पॉइंट। इसमें आपने देखा होगा इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या हुआ कि अंदर से कंटिन्यूअस है कि नहीं कोई चीज, है ना? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, राइट? कि कोई पॉइंट है ए, सपोज, है ना? ये नंबर लाइन है आपका, मान लो ले लो, ये पॉइंट है आपका, ये ए से जस्ट पहले और ए से जस्ट बाद अगर आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, है वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ए पे भी वो और ए पे भी, राइट, दोनों पे। तो हम क्या देखते हैं? ए माइनस एच पे, है ना? ए प्लस एच पे
है ना, बराबर आना चाहिए इक्वल टू एफ ए पे, है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो हर जगह वो ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, कहीं ब्रेकेज नहीं है। अगर ब्रेकेज होगा, मान लो उसके जस्ट एक पहला वाला पॉइंट पे ब्रेकेज है, तो एफ ए माइनस एच एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये अलग वैल्यू दे देगा, है ना, अलग वैल्यू दे देगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि हो सकता है ग्राफ ऐसा बनाओ, यहाँ तक आया और फिर उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो गया, है ना। इसी केस में ऐसा होगा ना कि ए माइनस एच अलग वैल्यू दे रहा है, ए प्लस एच अलग वैल्यू दे रहा है, तो ब्रेकेज तो हुआ ना। तो ऐसे ब्रेकेज को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो जब ये सारे वैल्यूज बराबर आ रहे हैं हमारे एफ, ये हम चेक करेंगे जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम चेक करेंगे इसको, समझे। और अगर ये तीनों बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ए के बराबर है, मतलब फंक्शन का उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट ये है एक्स टेंड्स टू ए, दोनों मंत्र समझ रहे हो, दोनों एफ ए ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टेंड्स टू ए है और ये एग्जैक्ट ए पे, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस है फंक्शन, क्लियर। अब ये डायग्राम है ना, इसमें दिखा रहा है कि मतलब पढ़ सकते हो कुछ भी, है ना। तो ये अनुराग है ना, वो जानना चाह रहा है कि कितना लाइट जो है ना, इस गार्डन को मिलता है क्लाउडी डे में, ठीक है। तो वो एक लाइट सेंसर लगाता है लाइट लेवल को मेजर करने के लिए, ठीक है। और फिर उसने ऐसा देखा, ऐसा उसे ग्राफ मिला, ठीक है। तो मतलब एक हो सकता है कहीं पे इस पॉइंट पे जो है बादल लग गया होगा, तो बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल रहा होगा, है ना, कहीं कहीं मिल रहा होगा। तो ये ग्राफ देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? आंसर करेंगे चेक में। कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है बता दोगे पॉइंट? ग्राफ देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, आप एग्जैक्ट बता सकते हो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। हाँ 9 पे है, 11 पे है, ठीक है, 13 पे भी है ना, 13 पे, 13 पे है, 13 पे किसको किसको लगता है कि 13 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है? 13 दिख रहा है ना, कौन सा पॉइंट? ये देख रहे हो, ये है 13, मतलब ये वाली पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? बोलो, है डिसकंटिन्यूअस? अमित कह रहा है नहीं है, तिलक कह रहा है, क्या लगता है क्या है? अभी क्या डेफिनेशन देखे थे डिसकंटिन्यूअस का, कि फंक्शन का, है ना, एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच और फंक्शन का एफ एक्स, ये तीनों सेम होना चाहिए, ये देखा था। जैसे 13 पे अगर हम देखेंगे तो एफ 13 माइनस एच और एफ 13 माइनस एच 13 प्लस एच, है ना, क्योंकि लाइन ही जा रहा है ना ये, तो कोई पॉइंट एकदम माइनस एच प्लस एच कर रहे हैं तो लगभग बराबर ही लग रहा है, लेकिन एफ इक्वल टू 13 के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ इक्वल टू 13 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, समझ रहे? तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, तीनों बराबर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया अब डाउट अमित? अमित बोलो भाई, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे फिर आगे का कंसेप्ट देखते हैं और वीडियो देखते हैं, ठीक है। पॉइंट अभी बात करी थी इंटीरियर पॉइंट की, अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट पे। अब एक बच्चे के दिमाग में पास में बैठा यार बाउंड्री क्या चीज आती है, तो उसके लिए बताते हैं। जैसे मान लो इंटरवल 1, 2, इसकी कितनी बाउंड्रीज है? 1, 2 अगर क्लोज में देखा तो इसकी कितनी बाउंड्रीज? ऑब्वियसली दो। कौन सी? एक 1 एक 2। इसमें 1 क्या है? 1 लेफ्ट बाउंड्री। क्यों लेफ्ट में पड़ रहा है? इसके 2 के, और 2 क्या है? राइट बाउंड्री। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कल को किसी ने मेरे को a, b लिख दिया ऐसे क्लोज में, तो हम समझ जाएंगे a जो है वो लेफ्ट बाउंड्री है। हाँ समझ जाएंगे, क्या वो सही समझोगे आप, तो आप वैसे भी सही समझते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लेफ्ट बाउंड्री है, और b क्या चीज है? ये राइट बाउंड्री है, सही है। तो अपने पास में लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री करके दो बाउंड्रीज है, ठीक है। अच्छा अब इसको लेकर के कंटिन्यूटी कैसे? मैंने कहा था ना इंटीरियर पॉइंट में एलएचएल आरएचएल और एफए तीनों देखना है, तीनों बराबर है कि नहीं ये देखना है। और अगर बाउंड्री पॉइंट देता हूं तो फंडा बताता हूं, अगले टाइटल में बात करते हैं कि हम जब a, b इंटरवल में बात कर रहे हैं, कौन से इंटरवल में? a, b वाले इंटरवल में अगर बात कर रहे हैं तो a उसकी लेफ्ट बाउंड्री है। तो a पे कैसे चेक करते हैं? a पे चेक करने के लिए यूं समझिए कि जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये a है, आप एंड पॉइंट पे खड़े हैं, b है, b दूसरा एंड पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट वो राइट हैंड पॉइंट है। अब जब मैं a पे चेक करूंगा ना तो मेरे पास में ग्राफ a पर अवेलेबल है, दिख रहा होगा आपको, और a के बाद अवेलेबल है, माने a प्लस h पे अवेलेबल है। वैसे ही ग्राफ b पर अवेलेबल है और b के पहले अवेलेबल है, माने b पर अवेलेबल और b माइनस h पे अवेलेबल है। ग्राफ b प्लस h पे अवेलेबल या a माइनस h पे अवेलेबल है ही नहीं। तो जब भी बाउंड्री मिलेगी तो a पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पहले से ही पता होगा कि a तो लेफ्ट में पड़ रहा है। अगर लेफ्ट में पड़ रहा है तो हम a के पहले वाला माने a माइनस h तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि फंक्शन अपने आप में x जोड़ a पर माने लेफ्ट पर कंटीन्यूअस होगा। कब? जब वो a पर जो वैल्यू दे रहा है और a प्लस h पर जो वैल्यू दे रहा है वो दोनों सेम हो। क्या क्या क्या? देखो, जब वो a पर जो वैल्यू दे रहा है और जो b a प्लस पे वैल्यू दे रहा है वो सेम हो, क्योंकि a माइनस पे तो वैल्यू नहीं है। वैसे अगर b पे अगर बात की जाती कि तो हम कहते हैं ये फंक्शन b पर माने राइट बाउंड्री कंटीन्यूअस कब है? जब fb b पर जो वैल्यू आ रही है और b से जस्ट पहले जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो सेम हो, ठीक है। तो ये दो बातें समझ के चलिए, ठीक है। अब जरा इसको ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। एक बार क्योंकि मैं ग्राफ लिखा तो वो बाई चांस हमारे रास्ते में आ गया तो ग्राफ पे दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसी बात को एक बार साइड में कर लेता हूं, फिर ग्राफ भी मिला लेते हैं। अगर मान लो ऐसा भी दोस्त है ना किसी को समझ में नहीं आई, मान लो नहीं आई तो अपना तो भाई है भाई, अपने को तो सबका देखना है। देखो ये आपके सामने ग्राफ है, ठीक है, ये देखो ओ ऐसा क्वारंटाइन कर दिया हमने। अब देखो सोचो, ग्राफ ए पर अवेलेबल है, ये रहा ग्राफ ए पर, कोई पूछे एफ कहां है? ये रहा एफ ऑफ ए। अब ए माइनस पे क्या कहानी है? तो आपको पता चलेगा ए माइनस पे तो कुछ है ही नहीं, ए माइनस करके तो कोई चीज ही नहीं बची मेरे दोस्त। ए माइनस के तो मुझे इधर जाना पड़ता है, ए के लेफ्ट में, देख रहे हैं आप, ए माइनस तो है ही नहीं, तो मैं कहां से देखूंगा ना? फिर मैं क्या देखूं? फिर मैं देखूंगा कि जो मेरे पास ए पर हो और ए प्लस एच पर हो। तो मैं देख रहा हूं एफ ए और ए के आगे, ए पर और ए के प्लस पर क्या वैल्यू सेम है? हाँ सेम है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ए पर बराबर है, कंटीन्यूअस है, सही है। अच्छा अब से बी पे कैसे देखेंगे? सोचो, बी पर और बी के पहले पर, देखो पहले वाला अवेलेबल है, जैसे मैं दिखाऊं, अगर मैं बी को घेर लूं देखो बी दिख रहा है, हाँ बी पर और बी के पहले पर अवेलेबल है, बी माइनस एच पर। बी प्लस पे तो है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, क्या करेंगे? तो आप ध्यान रखना कि हम जब बीच के किसी पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे मान लो एम पे बात करेंगे तो हम एम के राइट भी जा सकते हैं, एम के लेफ्ट भी जा सकते हैं। तब हम कहेंगे कि अगर इंटीरियर माने पूरे डोमेन के बीच का कोई पॉइंट है तो हम तीन चीजें देखेंगे, क्या एफ एम है ना, एफ ऑफ एम प्लस एच और एफ ऑफ एम माइनस एच, तीनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट बराबर है,
अगर है तो कंटिन्यूस है, लेकिन यही अगर बाउंड्रीज पा जाते हैं तो फिर तीन तीन नहीं देखते, जो हाथ लग जाए वो देखते हैं, लेफ्ट में हो तो ए और ए प्लस देखते हैं, और राइट में हो तो बी और बी माइनस देखते हैं। सिंपल। अब मेरा यहाँ की बात पकड़ना आगे, ठीक है? ओके ओके ओके, होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब यही चीज को थोड़ा और ज्यादा एलोरेटिवली, है ना, ग्राफ में देखते हैं। थ्योरी थ्योरी बहुत होगी, चलो चलो देखो, जैसे मान लीजिए मेरे को ग्राफ दिखाना है आपका, तो देखो जरा ग्राफ देखो, मैं आपके सामने चार ग्राफ पेश करूंगा, ठीक है? कोशिश करना कि हमारे को चार में बात पकड़ना है। जैसे मान लो ये शार्प दिख रहा है, क्या दिख रहा है? शार्प, क्या शार्प? ऐसे चार पी, शार्प, नुकीला, हाँ हाँ दिख रहा है, ये एक्सेस पे, ए पर शार्प आया, क्या ए पर फंक्शन का ग्राफ टूटा? मैंने पूछा हिंदी में, टूटा है ग्राफ? टूटा है, टूटा है क्या? मुड़ा है, टूटा तो नहीं है ना? हाँ, तो अगर देखिए ऐसे बोल दो तो ना देखते बदलता ए पर सर कंटीन्यूअस है, लेकिन मैथ्स में ऐसे देखा नहीं जा सकता। तो फिर क्या करोगे? फिर हम ए पर, याद है ना, ए बीच में आ रहा है डोमेन के, भूल गए? बीच में आ रहा है ना, तो मैंने कहा जो भी चीज बीच में इंटीरियर में है उसको कैसे देखते थे? ए के माइनस में और ए के प्लस में और ए पर, तीनों में बराबर है, अगर है तो बोल देंगे कंटीन्यूअस है। देखो हमने ये देखा, ए पर ए माइनस एच पर और ए प्लस एच पे, सब पता चलता है ए पर वैल्यू एल है और ए माइनस और ए प्लस पर भी ऑलमोस्ट एल है। हाँ बिल्कुल बराबर है। देखो ये वैल्यू फंक्शन एट ए प्लस एच और ये वैल्यू फंक्शन एट ए माइनस एच, बराबर है, तो हम बोलेंगे कंटीन्यूअस, इसमें क्या डाउट? ठीक है, तो हम बोलेंगे फंक्शन एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये एक्स इज इक्वल टू पे कंटीन्यूअस है। और वैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ दिखाता हूं। अब ग्राफ ये है, सिर्फ इतना ही है। हाँ, और हम क्या बात कर रहे हैं? इंटीरियर पे। पॉइंट कहां है सर? देखो पॉइंट दिखाता हूं, पॉइंट है ए पर, क्या ए इंटीरियर में है? नहीं नहीं, एक्स इज इक्वल टू ए तो सब बाउंड्री पे है। हाँ, एक्स इज इक्वल टू ए इज एट बाउंड्री। अच्छा, ए तो बाउंड्री पे, ये तो आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन साथ में एक और बात पूछता हूं। ए बाउंड्री पे ना, मैं अगर आपसे सिर्फ ग्राफ देखता हूं तो ग्राफ ए के आगे आगे ना, ए के आगे आगे, तो इसका मतलब ग्राफ जो है एक्स बिलोंग्स टू ए से इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट तक चला गया है ना? अच्छा, क्या आप इतनी बात पढ़ पा रहे हैं? ए कहां पढ़ रहा है? लेफ्ट पे, याद आया? ए कहां पढ़ रहा है? लेफ्ट पे। इनफाइनाइट पढ़ रहा है राइट पे, ए पढ़ रहा है लेफ्ट पे। तो देखो अब क्या याद है ना, मैंने क्या कहा था? अगर बाउंड्री पे हो तो तीनों नहीं देखते, क्या देखते हैं? ए पर और ए के, हाँ लेफ्ट में तो ए के अगले पर, मैंने ए प्लस एच पे। देखो सर, तो मैंने ए और ए प्लस एच पे देखा, मुझे पता है ए पर वैल्यू कितनी आ रही है, ए पर वैल्यू आ रही है एल, और ए प्लस एच पे भी ऑलमोस्ट एल आएगी। दिख रही है आपको? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि फंक्शन ए पर कंटीन्यूअस है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो देखने की जरूरत नहीं, तो मैं बोलूंगा कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। बहुत सिंपल थ्योरी है। हाँ जी, तो अभी हमने देखा कि बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। किसी को डाउट है इसमें? राइट, इन डाउट हमने काफी अच्छे से इलस्ट्रेट करके दिखाया, राइट आपको। आप देख सकते हो कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है ना, टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, राइट, जहां पर ग्राफ एंड होता है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये एक जगह ये इस तरफ एंड हुआ, इस तरफ एंड हुआ, टर्मिनल पॉइंट पे क्या होगा कि आप जैसे इस एंड पे हो ना, तो यहाँ पे राइट कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, ए प्लस एच पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा और यहाँ पे ए माइनस एच पे वैल्यू नहीं मिलेगा, तो आप क्या चेक करोगे? ए और ए प्लस एच, और यहाँ पे जिस पे वैल्यू नहीं मिलेगा वो क्यों चेक करोगे? समझ में आ गया ना? तो यही फंडा है इसमें, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलो, ठीक है।
ये आप देख पा रहे हो ना कि जैसे ये फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस है, ग्राफ चलता गया। नॉन रिमूवेबल मतलब यहाँ से हम रिमूव नहीं कर सकते इसको। अब ये वाला ये रिमूवेबल है, मिसिंग पॉइंट, एक पॉइंट मिस हुआ है बस, ठीक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, एक पॉइंट मिस हुआ है बस, और इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट मिस नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया ग्राफ में, है ना। फिर यहाँ भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगले पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हुआ है, ये भी नॉन रिमूवेबल है। जहाँ जहाँ जंप हो रहा है ना, उन सबको क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल, ठीक है। और जहाँ कंटिन्यूसली जैसे ग्राफ चल रहा है, ठीक है, उन सब पे ये क्या था, कंटिन्यूस। देख लो, मतलब ये जैसे ये कंटिन्यूस है ग्राफ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे a माइनस एच और a प्लस एच बराबर होगा ना, होगा ना, एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस यही होगा। तो है तो ये डिसकंटिन्यूस, लेकिन इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रिमूवेबल। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। अब देखो वन इसमें डालो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आया, नहीं कर रहा है ना एग्जिस्ट वन पे, है ना, डिसकंटिन्यूस हो गया, लेकिन इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइज कर दिया इसको, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, कैंसिल हो गया, x प्लस वन आया, अब वन डालो, टू आया वैल्यू, है ना, लिमिट तो आ गया ना, फंक्शन का टू वैल्यू आ गया ना, तो इसका मतलब इस कंटिन्यूटी को हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते रिमूव भाई, है ना, यहाँ पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इस पॉइंट पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन सब पे हम नहीं कर सकते, ये इसलिए ये सब क्या है, नॉन रिमूवेबल, देखो नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, ठीक है, इसको रिमूव कर सकते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी, है ना, तो इन सबको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल। क्लियर, नाम है बस, है ना, किसका डिसकंटिन्यूटी है। अरे समझ में आया रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, बोलो। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत थ्योरी हो गया अपना, ठीक है, पहले एक वीडियो देखते हैं उसके फिर अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा टाइप है, नॉट इक्वल वाला। अरे देखो ना, देखो जल्दी से देखो, नॉट इक्वल वाला टाइप है ना, अगर नॉट इक्वल वाला टाइप है तो टाइप 1 कहूंगा, टाइप 1 बोलूंगा ना, हाँ, और टाइप 1 में मैंने क्या सिखाया था, टाइप 1 और टाइप 2 में याद है ना, जीरो पर बात चलेगी तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो बोलूंगा, मैं ये चेक करूंगा, ठीक है, वी विल चेक, हम ये चेक करेंगे। और याद है ना, मैंने आपको जस्ट बताया था कि x नॉट इक्वल एक्स टेंड्स टू जीरो माने x नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू के सामने वाला फंक्शन यहां पे कॉपी कर देंगे, माने e की पावर 1 अपॉन x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, और यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो। और मैंने दोबारा याद दिलाता हूं कि मैंने क्या बताया था कि f0 को कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या दी है, जीरो, तो हम ये चेक करेंगे क्या ये जीरो दे रहा है, अगर दे रहा है तो हम बोलेंगे कि हां कंटीन्यूअस है। चलो, तो पहला टारगेट क्या है, ये जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस, फाइंडिंग दिस। अब इसको कैसे निकालेंगे, और जैसे मैं इसकी लिमिट निकालूंगा फिर मेरे को याद आ रहा है सर इसमें 1 अपॉन x है, ये तो सर वो चोर फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये कि सर अपने को यहां LHL करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो सुनो, पहला काम LHL लिखेंगे, RHL लिखेंगे, x की जगह पर किसका लिमिट निकालेंगे, जीरो पर, तो जीरो माइनस h लिखेंगे, x की जगह जीरो प्लस h लिखेंगे, फंक्शन में जाएंगे e की पावर माइनस 1 h लिखेंगे, ठीक है, नीचे 1 प्लस e की पावर माइनस 1 h लिखेंगे, यहां जाएंगे e की पावर 1 h लिखेंगे, 1 प्लस e की पावर 1 h लिखेंगे, और लिमिट में क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो, यहां क्या लिखेंगे, लिमिट में h टेंड्स टू जीरो, सही है। और आपको याद दिलाऊंगा, मैंने सिखाया था कि जब भी e की पावर 1 अपॉन h ऊपर नीचे हो तो कॉमन लेने का, और e की पावर माइनस 1 तो कॉमन लेने का, याद है आपको, लिमिट के दौरान मैंने बात बोली थी। तो चलो सर h की जगह जीरो रखता हूं, e की पावर माइनस इनफिनिट 1 प्लस e की पावर माइनस इनफिनिट और e की पावर माइनस इनफिनिट जीरो, आंसर 0/1 माने 0। और यहां क्या करोगे, e की पावर 1/h कॉमन लूंगा, कैसे लोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर 1/h नीचे से कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन लेते ही e की पावर 1/h के साथ क्या बच गया उधर, e की पावर माइनस 1/h प्लस 1, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऊपर 1 बचा, फाइनली हमारे पास क्या होगा, h की जगह जीरो रखते हैं, e की पावर माइनस इनफिनिट प्लस 1 1 अपॉन 0 प्लस 1 माने आंसर 1। और ये तो सर LHL नहीं मिला, हां, तो हमारे को पता चला कि जब हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो हमारे को पता चला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्या क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे समझो कि f ऑफ 0 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h, क्यों, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, और आपको पता होना चाहिए f ऑफ 0 कितना था, 0, सही है, इज नॉट इज इक्वल टू 0, और अगर बाय द वे इनमें से एक भी जना नॉट इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? हाँ जी, तो ये समझ में आया सवाल आपको, कैसे हमने चेक किया कंटिन्यूटी का, मैंने बताया था टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तो ये टाइप 1 में आया है ना, हमने क्या किया, लिमिट निकाल लिया, है ना, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, राइट, तो 0 पे हमने लिमिट निकाला। अब आपने देखा कि फंक्शन 1/x वाला है, तो मैंने बताया था ना, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, 1/x 1 बाय रेसिप्रोकल वाला, ये इन सब टाइप का फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, LHL और RHL निकालते हैं, तो हमने वही किया, ठीक है, LHL और RHL निकाला और हमने देखा कि दोनों बराबर नहीं आया, नहीं आया मतलब हमने क्या सीखा था कि तीनों में से कोई भी एक चीज बराबर ना आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस, सीखा था ना। तो यहाँ पे आप देखो ये पहला वाला बराबर नहीं आया तो डिसकंटीन्यूअस। क्लियर, अरे बोल दो क्लियर, आगे समझ में, हाँ जवाब दीजिए, ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल करते हैं, इसको इसको करिए, तो ट्राई करिए इसको। जीरो पे पूछा है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, पता करिए, तो क्या करोगे, चलो जल्दी फटाफट, अरे बोल दो भैया, क्या करोगे, लिमिट निकालोगे ना जीरो पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अरे यार सब मारे हो तुम लोग तो, है ना, fx ये करना है और क्या, x टेंड्स टू जीरो, fx में अपना क्या है 27 माइनस 2x की पावर 1/3 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 243 प्लस 5x टू द पावर 1/5 1/5 है ना, हाँ ठीक है, करते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो, बताइए कौन सा फॉर्म है ये, चलिए चैट में बताइए फटाफट कौन सा फॉर्म है ये, एक्टिव होइए थोड़ा सा, है ना, इसे पढ़ नहीं रहना है, चलिए बताइए कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अरे इंडिटरमिनेट फॉर्म पूछ रहा हूँ, लिमिट कर रहे हैं ना अभी, क्या करोगे, जीरो डाल दोगे ना इसमें तो पता चलेगा कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है 0/0 फॉर्म होता है तो एल लगा देते हैं, लगा दें, काम बन जाएगा, लगा देते हैं, तो 1/3 टाइम्स 27 माइनस 2x 1/3 माइनस 1, यही होता है ना डिफरेंशिएशन, कि भूल गए, इनटू माइनस 2, और माइनस 1 का तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 9 का तो जीरो ही हो गया, माइनस 3 इनटू, बताओ ये 243 क्या हो जाएगा, पहले रुको इसको ठीक करने दो, 3 है ना मल्टीप्लाई में, पावर मल्टीप्लाई में आएगा 1/5, और बाकी को ऐसे ही लिखेंगे 5x तक, पावर में एक कम हो जाएगा, है ना, और उसके बाद अंदर का सिर्फ 5 ही है, अरे बोलो देखो अभी जीरो डालो इसमें,
अभी 0 डाला मैंने, तो ये 27 अपॉन 1 बाई क्या आ जाएगा बताओ, अभी भी वैसा ही है क्या? 1/3 27 माइनस 2x पावर में क्या आएगा बताओ, एलसीएम लेके 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 माइनस 2/3 और माइनस 2 भी मल्टीप्लाइड में, ठीक है। और नीचे में 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 3 है माइनस में, तो माइनस माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये माइनस को भी हटा दो, ठीक है। नीचे में क्या रह गया, बस 3 रह गया। तो 3 इंटू ये अंदर में 243 प्लस 5x पावर में क्या 1/5 था ना, तो माइनस 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब डाल दो जीरो, क्या होता है, क्या होता है देखो, डालो जीरो, आंसर बताओ जल्दी से चैट में, अब नहीं करूंगा मैं। जीरो डाल के आंसर बताना बस, पावर लिखा हुआ है -2/3, नीचे में -4/5। बोलो भैया कितना आएगा, कोई तो करो कुछ, आगे बढ़ना है हमें, आईटी निकालेंगे हम, है ना। दुनिया मुट्ठी में करना है, कैलकुलेशन भी तो करना है। एक्स का वैल्यू जीरो डाला है, हो नहीं रहा है आप लोग से, है? देखो जीरो डाला, 27 की पावर -2/3 कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 3 है, ऊपर में 2 है, तो 2/27 ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, जीरो डाला यहाँ पे 243, 3 की पावर 5 243 होता है ना, तो 5 कैंसिल, तो 1/3 की पावर 4 मतलब 1/3 की पावर क्यूब मतलब 1/27। आंसर कितना आया 2। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। पहले तो आप जल्दी से क्वेश्चन एंटर करने से पहले फटाफट फटाफट सोचो कौन सा टाइप है, नॉट इक्वल टू सब्जेक्टिव लेस देन ग्रेटर देन। हाँ कौन सा लेस देन दिखा, अरे ग्रेटर देन दिखा, अरे सर ये तो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है, माने टाइप तृतीय तृतीय माने 3 है, हाँ ये टाइप 3 है। क्या करते थे इसमें भाई, अगर बाय द वे टाइप 3 की बात करें तो ये पहला सा टाइप था जिसमें हम f + h f - h f चेक करते थे। तो कहानी में 0 पर कंटीन्यूअस दिया है, चेक नहीं करवा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 0 देन ले क्या बोलेंगे f0 + h माने RHL = f of 0 - h, बोले तो LHL = f of 0 के बराबर होगा। फिर क्या करोगे, फिर बताता हूं क्या करूंगा, पहले हम यहां तक लिख चुके हैं तो मैं आगे चलूंगा, ठीक है। फटाफट सॉल्व करूंगा, फटाफट फटाफट, और आप भी मेरे साथ धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि जहां 10 करते हैं वहां 12 15 जितना खींच सकते खींचते हैं, तो वो सब आपके मेरे दोनों के हाथों में है, हम एज ए यूनिट काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं। आगे बढ़ूं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन आता हूं, ठीक है। मेरे पास में ऑप्शंस ये वाले हैं, अब ध्यान रखते हैं अपने स्पेस को, आगे चलते हैं। हमको पता है कि हमको f0 + h = f0 - h = f of 0 गिवन है, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस बोला हुआ है। यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो पहले मैं आपके सामने f0 + h निकालता हूं, एक एक करके निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। f0 + h माने x की जगह 0 + h गया है, माने x की जगह 0 से थोड़ा बड़ा कुछ गया है, माने x 0 से बड़ा है, हां क्योंकि x 0 + h तो 0 से तो बड़ी है। तो हमको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, x greater than 0 पे जाके सर्च करना होता है कि फंक्शन क्या लिखा है, ये x greater than 0, x greater than 0 पे सामने का फंक्शन कॉपी करो, x + x² - √x अपॉन में नीचे x की पावर 3/2 माइनस √x, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ऐसे ही तो निकालते हैं। ये आरएचएल तो है, आरएचएल का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ऑफ फंक्शन। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इसको अंडर रूट माइनस अंडर रूट को देखते मेरे दिमाग में आ रहा है रैशनलाइजेशन, और अगर मैंने रैशनलाइज किया तो मुझे पता है अच्छे से कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, और नीचे इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा x √x, और यहां बन जाएगा x + x² माइनस की जगह प्लस √x कॉन्जुगेट ये, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं a² - b² लगेगा, तो a² लगाते ही ऊपर हो जाएगा x + x² ढक्कन हो जाएगा, और नीचे x x x काट दूंगा। ओह ये तो खतरनाक दिख रहा है, ज्यादा लंबा नहीं है, देखो जरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, और ऊपर की तरफ दिख रहा है x², नीचे नीचे x √x दिख रहा है, नहीं दिखा, देखो नीचे मुझे x √x दिख रहा है, इसमें से मैं √x कॉमन ले रहा हूं, जो दोनों ब्रैकेट है इनमें से √x कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं √x कॉमन ले लिया तो आगे करके x² हो जाएगा, और जो √x कॉमन लेने के बाद जो बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट में 1 + x, और बचेगा पास में 1। अब इस x² से x² काट दो, अब x की जगह डाल दो 0, तो 0 डालते 1 अपॉन अंडर रूट 1 + 1, इसका मतलब 1/2 सीधी बात है ना, तो मतलब मेरा RHL 1/2 दे रहा है। ओके अच्छा, अब आते हैं LHL पे, f0 - h मजेदार, x की जगह 0 - h माने 0 से कम जा रहा है, माने x <0, तो x <0 को गया, उसके सामने का फंक्शन कॉपी कर लो, तो यहाँ लिख देते हैं sin p + 1x + sin x अपॉन x, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। बड़े ध्यान से सुनना, अपॉन x तो लिखा ही नहीं सर आपने, लिख रहा हूं, लेकिन लिखते लिखते भी जान करके ऐसे लिख दिया भाई, x का डिवाइड तो करना, तो दोनों में अलग लगा दो। ओके अगर आप में से सभी को दिख रहा हो तो sin x अपॉन x 1 होता है, तो ये तो कितना हो गया 1, तो इसका 1 तो यहाँ लगा देता हूं, प्लस तब तक मैं आपको ये पूछता हूं कि आपको याद है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे sin 3x अपॉन x कितना सिखाया था मैंने, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 तो आप में से किसी का आंसर होता था 3, क्यों, क्योंकि sin 3x हमारे लिए 3x बन जाता था, फिर x x कट जाता, आंसर 3 होता था, याद है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं sin p + 1x अपॉन x क्या 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 p + 1, ओके तो फाइनली हमारे आंसर हो रहा है p + 2, माने हमारे LHL वैल्यू p + 2 आ गई, हम तो जानते हैं तीनों बराबर है, तो RHL आ रहा है हाफ, ये आ रहा है p + 1, अब आते हैं f0, सर f0 कहां से लाओगे, x की जगह 0 देखो ना, x 0 क्या है, x 0 देखो इक्वल टू ये, और सर x 0 पे q है, तो ये q लिख देते हैं। अब ये आपने को एकदम क्लियर कट पता है कि q हाफ हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो q की वैल्यू हाफ लिख देता हूं, और अगर मैंने इन दोनों को खेल दिया मतलब बराबर किया, p + 2 था, सॉरी p + 2 है ना, तो ये p की वैल्यू दे देगा -3/2, तो अपने पास आ गया -3/2 हाफ। ओके ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाँ जी क्लियर हुआ ये सवाल, ये दूसरा टाइप था अपना टाइप 2 राइट। बोलिए किसी को कुछ पूछना है, बोलो बोलो, पूछना है किसी को, तिलक, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करिए तो उसी मेथड से करना है जिस मेथड से अभी हमने देखा वीडियो में, राइट, सेम चीज है, ट्राई करिए।
हाँ जी, क्या हो गया? देखिए इसमें भी सेम काम करना है ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 पे निकालना है आपको लिमिट, और पाई बाय 4 पे आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है? तो हम पाई 4 माइनस h और प्लस h पे वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब लिमिट निकाल रहे हैं पाई 4 पे। उसके लिए आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन? रूट 2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है ना? अब पाई बाय 4 पे निकालना है आपको, है ना, लिमिट। देखो पाई बाय 4 इसमें डाल के देखो तो क्या होता है? जैसे मैं पाई बाय 4 डालता हूँ, तो ये ऊपर वाला 0 हो गया और नीचे वाला भी 0 हो गया, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, क्लियर? तो एल हॉपिटल रूल लगा ही सकते हैं, है ना? तो एल हॉपिटल रूल लगा दिया इसमें। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस रूट 2 sin x, माइनस 1 का तो 0 ही होगा अपॉन, चलो cot x का, कोई cot x का डिफरेंशिएशन बताएगा चैट में फटाफट, क्या होता है? एनीवन? याद है कि माइनस cos x स्क्वायर x होता था, ठीक है? तो माइनस से माइनस गया, राइट? और ये क्या बन गया हमारा? रूट 2 cos x स्क्वायर x, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? cos x स्क्वायर x ऊपर जाके sin स्क्वायर x बन जाएगा, है ना? तो sin क्यूब x हो गया ये। अब रूट पाई 4 डाल दो इसमें, पाई 4 डाल दिया तो 1 बाय रूट 2 का क्यूब हो गया ये, इनटू 1 बाय रूट 2, 3 टाइम्स 1 बाय रूट, एक बार तो कैंसिल हो गया, बाकी दो टाइम में 1 बाय 2 बन गया। 1 बाय 2 कहां पे आंसर है? ये 1 बाय 2 होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू, क्लियर? अरे समझे? बोलो भाई। ठीक है, चलिए एक ये वाला भी निपटाते हैं, जल्दी से फटाफट करते हैं। देखो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ गया है ना, तो याद है ना मॉडुलस फंक्शन होता है तो क्या करते थे? क्या करते थे? मॉडुलस फंक्शन अगर आ जाए, हाँ, रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, इन सब में क्या करना होता है? अरे बोलो भाई क्या करना होता है? यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आ गया, क्या करना होगा? क्या करेंगे बोलो? भूल गए? LHL इक्वल टू RHL, है ना, ये करना है इक्वल टू फंक्शन, तो ये करिए, निपटाइए इसको जल्दी से। 5 पे चेक करना है ना, 1 मिनट का टाइम है, बता दो आंसर, कोई तो बता दो। नहीं, नहीं बताओगे? देखो पहले LHL निकालते हैं, LHL का मतलब क्या हुआ? f 5 - h निकालना है हमें, है ना? तो 5 - h मतलब कि 5 से छोटा, 5 से छोटा जैसे देखा मुझे ये वाला फंक्शन मिल गया, है ना? ये क्या है ये फंक्शन? a pi - x + 1, ये वाला फंक्शन मिल गया ना, है ना? तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, है ना? इसमें हम x की जगह 5 - h डालेंगे, क्या हो जाएगा ये? pi माइनस 5 - h + 1, तो a मॉडुलस pi - 5 + h + 1, ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 है, क्लियर? ठीक है ना? अभी बताओ कि ये pi - 5, pi - 5 जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगा ना, है ना? 1 से बड़ा नेगेटिव होगा, उसमें मैं h जोड़ रहा हूँ, h तो अपने आप में बहुत छोटा नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऑल ओवर तो नेगेटिव ही है, तो ऑल ओवर नेगेटिव है तो ये कैसे खुलेगा बताओ? माइनस लग के खुलेगा, pi - 5 + h, और ये प्लस 1 था ना ये बाद में, हाँ ये +1 है बाद में, और ये +1 है, +1, याद रखना लिमिट h टेंड्स टू 0 ही लगा हुआ है, तो अब इसमें h टेंड्स टू 0 डाल दो, क्या आएगा ये? -a pi + 5a + 1, ये आया, ठीक है ना? अब फंक्शन का 5 पे क्या वैल्यू है? जैसे मैं 5 डालता हूँ, तो 5 पे भी यही वैल्यू है, एक बार देखो तो, जैसे मैं pi - 5 करूंगा तो नेगेटिव है, तो माइनस करके खुलेगा, तो -a pi + 5a करके ही खुलेगा ये, राइट? +1 सेम वैल्यू है, और मुझे देखना है किस पे? अब 5 + h पर, राइट? किस पे देखना है? 5 + h पर, राइट? एक मिनट, चलिए, तो अब मैं देख रहा हूँ 5 + h पर, चलो बताओ 5 + h पर, 5 से ज्यादा वाला बड़ा वाला फंक्शन है ना, ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला फंक्शन लेंगे अब, तो bx - pi + 3 ऐसा है। अब 5 + h पे देखना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस कर दो 5 + h से, है ना? तो क्या हो जाएगा? b, x को रिप्लेस कर दिया 5 + h से, 5 + h - pi + 3 ऐसा है, ठीक है? फिर से वही चीज 5 - pi नेगेटिव लग के खुलेगा, ठीक है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस b 5 - pi + h + 3, ठीक है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -5b + pi b, है ना, -bh + 3, ठीक है? एक चीज याद रखना, ये लास्ट वाले में ना ये ah मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? ये ah हमने लिखा भी नहीं है, प्लस ah होगा, है ना? क्योंकि माइनस माइनस ah होगा, सॉरी, समझ रहे हो ना? ये माइनस s से मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस ah भी तो लिखोगे, ठीक है? चलो, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इतना आ गया, ठीक है? h टेंड्स टू 0 मैं अगर यदि इसमें डाल भी देता हूँ, तो फिर ये क्या बन के आ जाएगा? -5b + pi b + 3, तो बताओ भाई क्या क्या है हमारा? fa - h, ये हमारा जो fa के बराबर होना चाहिए, और ये fa + h के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो अब a - h अपना कितना आया था? -a pi + 5a + 1, और ये h को 0 करेंगे तो ये वाला 0 आ जाएगा, तो सिर्फ -a pi + 5a + 1 लिखेंगे, ठीक है? तो -a pi मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, -a pi + 5a + 1, यही था ना? -a pi + 5a + 1, ठीक है? ये बराबर होना चाहिए फंक्शन का a पर, जो वैल्यू है यही वैल्यू था a पे, है ना? और a + h पे क्या है? -5b + pi b + 3, बोलो यही है, ठीक है? अब मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ दोनों को, 1 को साइड भेज देता हूँ, तो ये 5 भी इस तरफ आया, तो क्या हो जाएगा? 5 कॉमन ले लिया हमने, a + b हो गया ये, ठीक है? और पाई कॉमन ले लिया हमने, तो इधर से क्या हो गया? b - a हो गया, ठीक है? इक्वल टू 2 आ गया, है ना? हमें a - b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? कहीं पे कोई कैलकुलेशन इशू? 5 - 5a 5b
एक मिनट, इधर माइनस बी लग के खुला, उधर भी तो माइनस लग के खुला था। हाँ, माइनस ए बाई प्लस 5 पे था, प्लस 5 पे था, 5 प्लस एस था, 5 माइनस एक्स था, और ये एक्स माइनस पाई। हाँ, एक बार कैलकुलेशन देख लो, 5 माइनस पाई, 5 माइनस पाई। एक चीज देखना यहाँ, ये 5 माइनस पाई, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना यार, तो ये माइनस साइन हमने यहाँ पे क्यों लगाया है ना? आप लोग ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन यहाँ लगेगा ही नहीं, बात समझ आ रहा है? क्योंकि ये 5 माइनस पाई पॉजिटिव नंबर रहेगा, उसमें एच जो भी देंगे पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? तो ये माइनस लगे क्यों खुलेगा? एच डी खुलेगा ना, एच डी खुलेगा ये तो, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ गया, 5 भी आ गया, राइट? और माइनस 5 भी आएगा, राइट? माइनस 5 भी और प्लस बी एच, ठीक है? और ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस 5 बी प्लस 3, माइनस 5 बी प्लस 3 लिखेंगे हम, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5 बी प्लस 3, और ये 5 बी प्लस में रहेगा। तो अब देखो, ये भी a माइनस बी आ गया, है ना? ये भी a माइनस बी आ गया। तो अब मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा बताओ? 5 माइनस पाई आएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया, आ गया 2 अपॉन 5 माइनस 5। क्लियर? अरे बोलो, आगे समझ में? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन पे वैल्यू सेम किया, ठीक है ना? हाँ, तो 2 अपॉन 5 माइनस 5 आंसर था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट फंक्शन क्या होता है ना? पॉइंट फंक्शन का मतलब कुछ नहीं, बस एक पॉइंट हुआ, ठीक है? जिसके डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट आए, बस उसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं। मतलब जैसे ये 0 2, इसका डोमेन क्या है? 0, और इसका रेंज क्या है? 2, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन, है ना? जैसे ये फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन में तुम 1 से बड़ा वैल्यू लोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ये फंक्शन, 1 से छोटा वैल्यू लोगे तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, ये सिर्फ 1 पे ही एग्जिस्ट करेगा, और 1 पे ये फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक है? तो ये, तो इसका डोमेन क्या हुआ? 1, और रेंज क्या हुआ? 0। क्लियर? ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन। ये भी वही है, पॉइंट फंक्शन ही है, ठीक है? अब समझ में आया पॉइंट फंक्शन क्या होता है? अब मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी देखते हैं ना। अच्छा, हाँ, पॉइंट फंक्शन में एक चीज और देखो, जैसे ये पॉइंट फंक्शन है, तो इसके पहले और इसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं है, क्या? तो ऐसे फंक्शन में हम ये चेक नहीं करेंगे, ये चेक करना मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट फंक्शन को अपने आप में डिस्क्रीट फंक्शन नहीं कहा जाता है, हाँ? और वो उसको कंटीन्यूअस ही बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट कंटीन्यूअस। अगर पॉइंट फंक्शन है तो बाय डिफॉल्ट कंटीन्यूअस है अपने डोमेन में, लेकिन ठीक है? मॉडुलस फंक्शन का कंटीन्यूअस देखिए क्या होता है। तो अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है? तो अगर ये एफ एक्स कंटीन्यूअस है ना ये पे, तो उसका मॉडुलस भी कंटीन्यूअस होगा ये पे। टूटी भी होगी, हाँ होगी। तो मैंने तो ये लाइन लिखाई है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन माने टूटे हुए ग्राफ की इमेज कंटिन्यूअस हो सकती है। तो ये तो अपने आप में बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट दे दिया मैंने, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर मैं कायम हूं। क्यों कायम हूं? क्योंकि मैं सिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। और कैसे हूं वो देखो, चलते हैं ना। पर मतलब बस सिर्फ लिखो, आप जैसे ही लिखोगे ना तब आप आगे चलेंगे। इनवर्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब जिन्होंने ये बात यहां तक मेरे कहने पे लिख ली थी, उनके लिए अगली लाइन सुनिएगा। मान लीजिए एक फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए कॉमा बी में, क्लोज ए कॉमा बी में, और ए रखने पर सी आता है फंक्शन में और बी रखने पर डी आता है। एक फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल ए बी में, और ए रखने पे फंक्शन में सी आता है और बी रखने पे डी आता है। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा और कॉन्टिन्यूअस ही होगा। और कहां होगा? सी कोमा डी में। तो दूसरा पॉइंट है क्या? इफ एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी वेयर एफ इज इक्वल टू सी एंड एफ बी इज इक्वल टू डी, देन एफ इनवर्स विल ऑल्सो बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन सी कोमा डी। जो मैं आपको बोल रहा हूं पहले आप लिखो, थोड़ी सी दूर तक एक बार के लिए लगेगा कि चीजें शायद कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फटक से नहीं समझ में आएगी और आपको लगेगा वाह यही चीजें थी जिनकी शायद हमें और आगे तलाश थी। सिर्फ क्वेश्चन के बियॉन्ड ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर भाई यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलने से पहले मैं कुछ ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बस हल्का फुल्का दिखा देता हूं कि एक फंक्शन ए कोमा बी क्लोज के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने ऐसा है।
देखो ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ए कॉमा बी में। अब आप सोचोगे ए कॉमा बी का है, ये पॉइंट अगर आप देख रहे हैं ए रहा बी रहा, और ए रखने पे सी आता है और बी रखने पे डी आता है, ठीक है। अब इनवर्स का है, इनवर्स के लिए चाहिए y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x बनाते हैं और y इक्वल टू x में इसकी इमेज बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिएगा, बहुत ध्यान से एकदम गहराई से उतर के देखना। देखिए इसका इनवर्स ये आया, आया आया ना। अब आप देखिए अगर बाय द वे कोई भी फंक्शन अपने आप में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसा फिर क्या अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा उसको सबको एक साथ धीरे धीरे क्वेश्चन में उतारता जाऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, fx इक्वल टू रखा है x के लेफ्ट में e टू द पावर x यूज करें, x के राइट में x इक्वल टू 0 के राइट में सॉरी x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में e की पावर x का ग्राफ बनाएं, ओरिजिन के लेफ्ट में e की पावर x का ग्राफ बनाएं, ओरिजिन के राइट में x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा x स्क्वायर का ग्राफ बनाते बनाते आप बड़े हो रहे हैं और x स्क्वायर प्लस 1 करने के लिए आपको एक ऊंचा करना चाहिए, माने ये पॉइंट कौन सा होगा 0,1 एक ऊपर कर दिया। लेकिन ये ग्राफ नहीं बनाना, इसका वही ग्राफ बनाना जो ओरिजिन के राइट में पड़ रहा है। बोले तो ये वाला, ठीक है, ये हरी पट्टी ग्राफ, ठीक है। अब जरा देखिएगा जो मैंने बनाया मैं आपके सामने बनाता हूं। ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन के लेफ्ट में e की पावर x, राइट है भाई, और आपको बताओ e की पावर x जाकर के कहां टकराएगा, हां 0,1 पर, और उसके आगे x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, x स्क्वायर प्लस 1 एक हाइट पर होगा और वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों का कंबाइन ग्राफ बन गया, ये फंक्शन का ग्राफ है। अब इसका इनवर्स की कंटीन्यूटी बताएंगे, तो फिलहाल तो ये सर लगातार है, कंटीन्यूअस है, तो इसका इनवर्स भी कंटीन्यूअस होगा बिल्कुल। y इक्वल टू x बनाया और y इक्वल टू x बनाने के बाद अब मैं बड़े ध्यान से फिर से स्क्रीन से चिपक के बैठेगा भाई और बहनों, ठीक है। ये देखिएगा e की पावर x का इनवर्स आया ln x, भूले तो नहीं, हां, और x स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स भी आएगा, ऐसा देखो ए आया ना, हाँ। और आपको बताओ इसका इनवर्स y √ रूट x - 1 होता है, कैसे होता है मैंने सिखाया था। पहले x की वैल्यू निकालो, फिर हाँ प्लस माइनस में से किसी का सिलेक्शन करो और y की जगह x कर दो और x की जगह y कर दो, याद करो इनवर्स निकाला सिखाया था। फिलहाल हमको देखते ही पता चल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है f इनवर्स कंटीन्यूअस है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, देखा और बता दिया। अच्छा अब मैं छोटा चेंज करता हूं, क्वेश्चन में वापस आता हूं, अब चेंज कर रहा हूं, फिर से सुनना, रेडी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार। बड़े चलो, ओके जुलूस आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखो, फंक्शन रियल वैल्यूज के सेट से क्या कहां डिफाइंड है, पढ़ो 0, हां स्क्रीन को कई बातें पढ़िए, 0,1 ओपन यूनियन 2 टू इनफिनिट क्लोज, क्या ये बात सही है, 2 टू इनफिनिट क्लोज में, क्लियर। अच्छा कौन सा फंक्शन है, ओरिजिन के लेफ्ट में e की पावर x बनाना है, ओरिजिन के राइट में x प्लस 2 बनाना है। मैं आपको पहले बता दूं x प्लस 2 बनाने के लिए x स्क्वायर को 2 टाइम्स अप कर देते हैं, ठीक है, और ये 0,2 हो जाता है। और मैं आपको ये याद दिलाता चाहूंगा कि हमें सिर्फ इसके ओरिजिन के राइट का ग्राफ लेना है और इक्वल टू 0 इधर होल्ड भी करना है। अगर देखा सिर्फ इतना ग्राफ बनाएंगे, ये y इज में किसका ग्राफ हो गया x स्क्वायर प्लस 2 और e की पावर x का ग्राफ ऐसे आएगा और 0,1 पे टकरा जाएगा नीचे, हां आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा e की पावर x का 0,1 और 2 हाइट पर दूसरा ग्राफ तैयार होगा, 2 हाइट पर, पिछला x स्क्वायर प्लस 1 था, इससे पहले क्या भूल जाओ, मैं याद दिलाऊं। अब आप देख लो फंक्शन का ग्राफ बोलो कैसा है, फंक्शन का ग्राफ कैसा है, कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। आप तुरंत बोलोगे सर फंक्शन का ग्राफ तो टूटेला है, माने कैसा है, डिसकंटीन्यूअस, श्योर है। अच्छा अब जिनको मेरी बात समझ में आ गई वो मेरी और दूसरी बात सुने, तो मैं इसका इनवर्स बना दूं। इनवर्स बनाने के लिए वापस स्क्रीन की तरफ चिपक के देख बैठिए दोस्तों, e की पावर x का इनवर्स माने उसकी मिरर इमेज ln x 1,0 पर, दूसरा x स्क्वायर प्लस 2 का y √ x - 2, वो 2 से चलोगी, ये 0,2 है तो याद है इनवर्स बनाते समय x और y एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज होकर 2,0 से स्टार्ट होगा। अब आप देख लो f इनवर्स का ग्राफ ये और ये है, क्या ये ग्राफ डिसकंटीन्यूअस है कि कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है ना। अच्छा अब रुको एक और कमाल की बात पूछता हूं, क्या आपको पता है फंक्शन कहां से कहां में डिफाइंड है, r से 0,1 यूनियन 2 टू इनफिनिट में डिफाइंड है, तो f इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां में डिफाइंड होगा, f इनवर्स के टाइम पे डोमेन और कोडोमेन स्वैप हो जाते हैं, तो f इनवर्स डिफाइंड होगा 0,1 यूनियन 2 टू इनफिनिट में से r, इसमें होगा। अच्छा काम की बात सुनो, काम की बात क्या है, काम की बात ये है, मैंने आपको कहा था क्या कि कंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल टू टॉक इन द डोमेन एंड डिसकंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल टू टॉक इन द इमीडिएट नेबरहुड। क्वेश्चन में क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी, माने मुझे किस पे स्टिक रहना है, डोमेन पे, किसके डोमेन पे, किसकी कंटिन्यूटी पूछी, एफ इनवर्स की, तो किसका डोमेन, एफ इनवर्स का डोमेन, मुझे एफ इनवर्स के डोमेन पे ध्यान देना। अब एफ इनवर्स का डोमेन सोचो मेरे दोस्त, ये रहा, मतलब मैं इसके बाहर एक बात भी नहीं सुनूंगा और आप भी नहीं करोगे, तो अगर भाई तो मुझे इसकी बात करनी है तो मैं इसकी बात करता हूं, साहब 0 से 1 में ध्यान देना, 0 से 1 ओपन, 0 टच नहीं करने का, 1 टच नहीं करने का, 0 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ है, क्या इस ग्राफ ने कोई पंगा करेला है क्या, देखो लगातार है कि नहीं, ओपन में लगातार है कि नहीं है, कहीं टूटा नहीं है, तो 0,1 में कंटीन्यूअस है। अच्छा आगे बढ़ो, 2 से आगे चलो, 2 के आगे देखो जरा, 2 से इनफिनिट तक ये लगातार जा रहा है, कहीं टूटा है क्या, नहीं टूटा, इसका मतलब यहां पर भी कैसा है, कंटीन्यूअस है, और बीच में मेरे को देखना नहीं है, मैं क्यों देखूंगा बीच में, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं कि फंक्शन टोटल कंटीन्यूअस है, माने एफ इनवर्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो अपने को पता चल गया कि एफ इनवर्स जो है बेसिकली, हाँ जी, तो आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को कि कंटिन्यूटी हम डोमेन नहीं चेक करते, राइट, डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे कंटिन्यूटी चेक करने, क्योंकि डोमेन के बाहर तो वो डिसकंटीन्यूअस ही होगा ना, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है, हमारा टाइम वैसे भी हो गया तो आप जल्दी से रिप्लाई कर सकते हैं, बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, अब तक की एक्सप्लेनेशन में कुछ भी पूछना है। हमने क्या देखा कि हम सिर्फ फंक्शन के डोमेन में चेक करेंगे, राइट, डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे, राइट, ओके। तो ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, राइट, और आई होप कि हम दोबारा मिले, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना, और प्रैक्टिस करिए इस पे, कंटिन्यूटी पे, क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था आप लोग का, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिएगा करने। चलिए ओके, बाय बाय। ये साधुचरण को 10 लास्ट में ये बात हुई होगी कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो सकता है ना, ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट टाइम जो हमने किया। तो आगे वहां से आगे चल रहे हैं अभी, और अब बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल में हम कैसे बात करते हैं, किसी भी इंटरवल में पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसकी बात कैसे करेंगे, मतलब अगर हर
ए के बीच में, ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन पूरे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है ना? अब इसमें मेन बात देखो ये बड़े काम की है। ये जो एलिमेंट्री फंक्शंस मतलब कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हो गए, है ना? जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि tan x, sin x, cos x और किसकी बात करें हम? mod x और पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी हो गए कोई भी डिग्री के, ये सारे क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। कई बार माइंड में ना ये दिमाग में आता है कि यार सर आप कह रहे हो tan x कंटिन्यूअस होता है, tan x कैसे कंटिन्यूअस होता है? tan x का ग्राफ तो ऐसा नहीं होता क्या? है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है ना? ऐसा ही होता है tan x का ग्राफ, तो ये क्या कंटिन्यूअस है? क्या कहते हैं साधुचरण तिलक, क्या ये कंटिन्यूअस है tan x का फंक्शन? क्या tan x का ग्राफ कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस तो हमने ये सीखा था ना कि ब्रेक नहीं आना चाहिए, पेन उठाना नहीं पड़े। या तो कितनी बार पेन उठाएंगे हम? हर बार पेन उठाना पड़ेगा? नहीं तिलक, हर बार पेन नहीं उठाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए, फिर बनाने के लिए पेन तो बार बार उठाएंगे। तो फिर कंटिन्यूअस कैसे है? क्यों बोलते हैं हम कि एलिमेंट्री फंक्शन कंटिन्यूअस है? एक्चुअली हम कहेंगे कि वेयर दे आर डिफाइंड, यहाँ पे गैप यहाँ पर है ना? गैप यहाँ पर है, वो कह रहे हैं कि फंक्शन एलिमेंट्री कंटिन्यूअस है जहाँ जहाँ पर वो डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड है। अब tan x की बात करो, tan x की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई, है ना? n पाई पे तो वो डिफाइंड ही नहीं है ना? सॉरी n पाई बाय 2, n पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n + 1 पाई बाय 2, है ना? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे तो tan x डिफाइंड ही नहीं है, तो हम उस बात पे कंटिन्यूटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो डोमेन के अंदर तो वो कंटिन्यूअस है। तो ऐसे एक्चुअली में सारे के सारे फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन में जहाँ पर वो डिफाइंड होते हैं। डोमेन मतलब जहाँ पे वो डिफाइंड है। इवन tan x का ग्राफ भी रियल नंबर माइनस 2n + पाई बाय 2 विद इन डोमेन ये कंटिन्यूअस माना जाएगा, क्योंकि हमें पाई बाय 2 पे ऑड मल्टीपल पर तो चेक ही नहीं करना है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इवन अगर देखो यहाँ पर ये बात करें कि ये कंटिन्यूटी चेक करनी है मान लीजिए, है ना? तो ये अगर इसका हम डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या होगी कि cos x 1 - cos x 0 नहीं होना चाहिए, हम ऐसे बोलेंगे, है ना? 1 - cos x 0 नहीं होना चाहिए, या फिर मैं बोलूँगा cos x क्या नहीं होना चाहिए? 2n पाई नहीं होना चाहिए, है ना? तो 2n पाई नहीं होना चाहिए। तो बस इसमें अगर हमें कोई कह रहा है कि पाई बाय 3 पे कंटिन्यूटी चेक करो, है ना? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ज़्यादा नहीं सोचना है। पाई बाय 3 तो डोमेन इस 2n पाई के मतलब डोमेन के अंदर आ रहा है, क्योंकि 2n पाई के बराबर नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है। ज़्यादा सोचना नहीं है, एलिमेंट्री फंक्शंस या उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस हम बोल सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्लोज इंटरवल की जब बात हो रही है, अभी ओपन इंटरवल की बात हो रही थी, क्लोज इंटरवल ए बी में बात करें तो तीन कहानियां हमें देखनी होंगी। एक तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, और ए पर ए जो है मेरा लेफ्ट पॉइंट है ग्राफ का ए जो है मेरा लेफ्ट पॉइंट है, ए पर ए पर राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मेरा कोई भी ग्राफ है और ये ए से लेकर बी तक की बात हो रही है ना, एक्स एक्सिस पर ए से लेकर बी तक का ग्राफ ऐसा है, तो मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ए पर हम सिर्फ क्या चेक कर सकते हैं? राइट हैंड कंटिन्यूअस, है ना? राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो राइट कंटिन्यूअस ए पर होना चाहिए। इसी तरह बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ए पर राइट कंटिन्यूअस है, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस है और बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे ओवरऑल इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है? तो हम ये बस छोटी-छोटी बातें हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईज़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना? कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब कंटिन्यूटी ना एलिमेंट्री फंक्शन तो हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं, है ना? बट कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं डाउटफुल पॉइंट्स। उन डाउटफुल पॉइंट्स पे ही हमें चेक करनी होती है कि कहीं डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। तो वो कुछ फंक्शंस के लिए फिक्स्ड है और वहाँ कैसे-कैसे करना है ना? वो हम देख लेते हैं। मेनली बेसिकली जब भी डेफिनिशन में चेंज आता है, जैसे डेफिनिशन में चेंज आने वाले पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो मैंने कहा कि fx = x³ - 1 when x is greater than 2 एंड 2x + 3 when x is less than 1। तो यहाँ पर देखो x is less than 2, तो यहाँ पर 2 पर क्या है? डेफिनिशन चेंज हो रही है। 2 से पहले फंक्शन कुछ और था, 2 के बाद कुछ और है। तो जब भी डेफिनिशन में टर्निंग पॉइंट आते हैं, है ना? तो हम बोलते हैं कि फंक्शन की डेफिनिशन चेंज हो रही है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट, और उन डाउटफुल पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी जरूरी होती है। ये मेन बात याद रखनी है। अब डाउटफुल पॉइंट में भी जैसे अगर मैं बात करूँ मॉडुलस फंक्शन की, है ना? मॉडुलस फंक्शन की अगर आप ध्यान दें तो डेफिनिशन क्या होती है? x when x is positive और -x when x is negative, ऐसे बोलते हैं। तो अगेन 0 पर वो क्या हो जाता है? डाउटफुल पॉइंट आ जाता है। अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में हमें क्या देखना होता है? अगर अंदर वाली वैल्यू 0 हो रही है उसके, तो वो हमारा डाउटफुल पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में अगर बोली गई है निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डाउटफुल पॉइंट्स ढूंढेंगे, और डाउटफुल पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या है? हर फंक्शन का अलग-अलग है। हमें याद रखना है, अगर कोई मॉड में fx आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? fx = 0 चेक करेंगे। अगर हमारा फंक्शन की डेफिनिशन ही अलग-अलग है, दिया ही ऐसे हुआ है कि fx = x greater than 5 पे ऐसा, x less than 5 के लिए ऐसा, तो 5 खुद एक डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। अगर मॉडुलस नहीं है, अगर उसमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो इनके लिए जो जितने भी इंटीजर पॉइंट्स होते हैं, इंटीजर पॉइंट्स क्या होते हैं? डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं, जब भी इंटीजर होंगे। अभी के लिए बस आप ये याद रखो, हमने सिर्फ 2 फंक्शन की बात कर रहे हैं, मॉडुलस को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आएगा या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, हम कंटिन्यूटी में डाउटफुल पॉइंट कब-कब किस-किस को लेंगे? सभी इंटीजर पॉइंट्स को डाउटफुल लेंगे, सभी इंटीजर पॉइंट्स को। मान लीजिए हमें किसी ने कहा फंक्शन fx = sin x स्क्वायर समथिंग समथिंग कुछ बोल दिया, और उसने कहा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो 1 से लेकर 5 तक, है ना? 1 से लेकर 5 के बीच में कितने-कितने इंटीजर आ रहे हैं? 2, 3, 4 तीनों पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वही मेरे 2, 3, 4 नहीं, एक्चुअली मुझे जब भी sin x स्क्वायर 1 से लेकर 5 के बीच में सॉरी इंटीजर पॉइंट सभी इंटीजर जब भी अंदर इंटीजर बन रहा होगा, जब भी sin x स्क्वायर किसी भी वैल्यू के लिए 0, 1 या -1 बन रहा होगा, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा अंदर वाला फंक्शन। ठीक है? मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ y = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन fx, तो जब भी fx इंटीजर होगा, अंदर वाला फंक्शन अगर एक इंटीजर बन रहा है, तो मुझे उसको डाउटफुल पॉइंट काउंट करूंगा और उस डाउटफुल पॉइंट पे जरूर चेक करूंगा, बाकी सब पे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना फंक्शन दे दिया और वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी चेक करनी है इंटरवल में। क्या कहाँ से कौन से इंटरवल में करनी है? 0 से 2 के बीच में। अच्छा 0 से 2 के बीच में चेक करनी है। अब यहाँ पर एक तो मुझे मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है मुझे? ये खुद दिख रहा है, मतलब ब्रोकन है x = 1 पे। तो मेरे डाउटफुल पॉइंट्स क्या-क्या होंगे? डाउटफुल पॉइंट्स में सबसे पहले मुझे देखते ही पता चलेगा कि एक तो 1 मेरा खुद ही डाउटफुल पॉइंट है, 1 है ना? 1। दूसरा मैंने आपको बोला ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डाउटफुल कब होता है? जब अंदर वाली वैल्यू इंटीजर दे दे। अब अंदर वाली इंटीजर वैल्यू इंटीजर दे दे मतलब कि cos πx जो है मेरा वो इंटीजर। अब cos की वैल्यू इंटीजर क्या-क्या हो सकती है? cos πx इंटीजर क्या-क्या हो सकता है? या तो cos की कोई भी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 या -1, है ना? तो ये अंदर वाला इंटीजर कब-कब देगा मुझे? जब 0 से 2 तक मुझे चेक करना पड़ेगा। अब 0 से 2 तक मैं बात करूँ, अगर cos x को 0 डालता हूँ, तो πx क्या हो जाएगा 0 और cos 0 क्या आ जाएगा 1, है ना? आप इस जब भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना? और cos πx का ग्राफ बनाएंगे पहले, है ना? तो cos πx का ग्राफ कैसा होता है? 0 π/2 ये होता है cos
cos x का ग्राफ है ना, अगर cos पाई x का है तो बस यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा। तो बस हमें देखना है कि 0 कब कब हो रहा है, इन 3 पॉइंट्स पे हो रहा है। 3 पॉइंट कौन-कौन से हैं? 0, पाई बाय 2 और पाई, है ना? कौन-कौन से पॉइंट हैं? 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2 मतलब 1 पे क्या हो जाएगा? अच्छा ये पाई x है, सॉरी पाई x है, तो यहाँ तक 1 तक चलेगा, 1/2 0, 1/2 and 1। ग्राफिकली भी देख सकते हैं, देखो ग्राफिकली मैंने कैसे देखा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले मैंने किसका ग्राफ बनाया? cos x का। cos x का ग्राफ मुझे पता है ऐसा होता है ना? cos x के ग्राफ ऐसा होता है और ये वैल्यू क्या होती है? ये वाली वैल्यू होती है पाई, ये वाली वैल्यू होती है 2 पाई, है ना? बट अगर वो कह रहा है cos पाई x इटसेल्फ, है ना? सॉरी मैंने गलत बना दिया, ये वाली वैल्यू होती है cos, ये cos x का ग्राफ कहाँ बन गया? कोई टोक ही नहीं रहा मुझे, sin x का ग्राफ बना दिया और सब कह रहे हैं यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, है ना? cos x cos 0 1 पाई बाय 2 और पाई, है ना? ऐसा बनता है। 0 से लेकर पाई तक ग्राफ ऐसा बनता है, ये पाई बाय 2 होता है। अगर मैं cos पाई x मतलब पाई उसमें पहले ही मल्टीप्लाइड है cos पाई x, तो मैं बोलूंगा cos पाई x का ग्राफ कैसा होगा? बस यहाँ पे पाई की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि x 1 पे पाई x हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब cos 0 से 1 के बीच में इंटीजर कब का बन रहा है? एक तो यहीं पे बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। तो मैं सीधा-सीधा बोलूंगा 3 पॉइंट पे, x 0 पे, x 1/2 पे और x 1 पर 3 पॉइंट पे बन रहा है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका अलजेब्रा की तरह है, आपको चेक करना होगा। x = 0 पे पाई x हो जाता है, पाई x पाई 0 cos 0 क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही जब आप इसमें x को 1/2 रखेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, वो 0 हो गया और 1 पे -1 हो गया। ग्राफिकल मेथड ज्यादा अच्छा है, क्लैरिटी मिल जाती है कब-कब वो इंटीजर बन रहा है। तो इंटीजर बनते ही मेरे पास 3 पॉइंट और हो गए, 1 0 -1, ठीक है? और 1 मेरे पास पहले यहाँ से भी था, बट वो रिपीट है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट इस मॉडुलस की बात करेंगे। मॉडुलस कब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वो देता है? अच्छा मॉडुलस भी है और यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन भी है। ध्यान दीजिए दोनों चीज मल्टीप्लाइड है। मॉडुलस 4x 5 एंड ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है? अच्छा मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आती मॉडुलस में, है ना? मैं बताता हूँ आपको मॉडुलस में कंटिन्यूटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मॉड का ग्राफ ऐसा होता है। उसके में डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करते हैं, कंटिन्यूटी में कोई ग्राफ नहीं होता। मॉड का ग्राफ कंटीन्यूअस है तो उस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। बस ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की अगर मैं बात करूँ 0 से 2 के बीच में हमारे कितने-कितने पॉइंट हैं? 0 से 2 के बीच में हमारे डाउटफुल पॉइंट कितने हैं? एक तो 1 और एक 2। 1 पहले रिपीट हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे क्या मिला 2। तो ये 4 मेरे डाउटफुल पॉइंट आए हैं। मैं बस आपको अभी ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा और एक इंटरवल दिया होगा। इंटरवल और फंक्शन देखते ही आपको सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट ढूंढने हैं। डाउटफुल पॉइंट ढूंढने का क्या लॉजिक है? अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है fx तो फंक्शन जब भी 0 हो रहा होगा तो हम बोलेंगे कि वो डाउटफुल पॉइंट है। ग्रेटर इंटीजर में भी और फ्रैक्शनल पार्ट में भी। बस इन दोनों का याद रखना है आपको, ग्रेटर इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जब भी 0 होते हैं तो वो डाउटफुल पॉइंट है। अब डाउटफुल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि इन पे पक्का कंटीन्यूअस होगा, इन पे मुझे इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा फंक्शन को कि कंटीन्यूअस हो रहा है या डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। ये मुझे इसके लिए लेफ्ट हैंड कंटीन्यूटी, राइट हैंड कंटीन्यूटी, लेफ्ट कंटीन्यूअस, राइट कंटीन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऐसे निकालना ही पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल सिर्फ बताने के लिए था कि डाउटफुल पॉइंट चेक कैसे करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ y = ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x³ + 3, ठीक है? और किस इंटरवल में करनी है? 1 से 2। मतलब पहले तो ये बताओ इंटरवल कौन सा है? 1 से 2, x है 1 से 2। देखो अगर x मेरा 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है, ध्यान देखो, तो x³ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? x³ क्यूब कर दे तीनों तरफ, x³ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? मैं बोल सकता हूँ 1 से लेकर 8 तक वेरी करेगा, यस और नो? x³ मेरा 1 से लेकर 8 तक वेरी करेगा, है ना? और अगर x³ + 3 की बात करूँ, x³ + 3 की बात करूँ, T3 मैंने ऐड कर दिया, तो 4 से लेकर 11, x³ + 3 4 से लेकर 11 तक वेरी करेगा। और ये मतलब हमने अभी सीखा था अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर fx आ जाए तो डाउटफुल पॉइंट कैसे निकालते हैं? डाउटफुल पॉइंट्स के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इंटीजर कब-कब बन रहा है ना? तो इंटीजर कब-कब बनेगा ये? या तो आप ऐसे करेंगे कि अंदर वाली वैल्यू क्या-क्या वैल्यू ले सकती है? 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? जब भी x³ + 3 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 या 9 या 10 या 11, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स ऐसे हो गए मेरे, है ना? ऐसे 8 पॉइंट्स हो गए जहाँ पर ये इंटीजर बन सकता है। इंटीजर वैल्यू 8 वैल्यूज ले सकता है इंटीजर की। अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा? मुझे अगर कोई मुझसे पूछता है कि किन-किन पॉइंट पे, वैसे तो क्लियर सी बात है कि ये डिसकंटीन्यूअस होगा इन सभी पॉइंट्स पे, डिसकंटीन्यूअस होगा। पर अगर वो पूछते हैं कि किन-किन वैल्यूज पे डिसकंटीन्यूअस है, तो मैं बोलूँगा इस तरह से चलूँगा, मतलब उल्टा प्रॉपर चलना है तो बोलूँगा x³ + 3 4 होगा तब होगा, या फिर मैं बोलूँगा x³ मेरा 1 होगा तब होगा, या फिर मैं बोलूँगा x = 1 पे 1 पॉइंट। ऐसे ही x³ + 3 मेरा जब 5 होगा, या फिर मेरा x³ मेरा कितना होगा 2 होगा, या x मेरा कितना होगा 2⁻⁴ ऐसे ही मैं बोलूँगा x³ + 4 मेरा 6 होगा, या x³ मेरा 3 होगा, या x = 3⁻⁴ तो ऐसे करते-करते x = 1 2 1/3 3 1/3 x = 4 1/3 से लेकर x = 8⁻⁴ तक मेरे ये 8 पॉइंट्स आएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे ये 8 पॉइंट्स है जहाँ पर मैं मेरे डाउटफुल पॉइंट्स है, ठीक है? और यही मेरा आंसर होगा, 8 डाउटफुल पॉइंट्स है। बट इसमें एक ध्यान देने की बात है, अगर मैं 8 में से, इन 8 के 8 पॉइंट में से जो मेरा पहला पॉइंट होगा ना, पहला पॉइंट, है ना? ये इस पॉइंट पे तो लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है ना? इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, किस पॉइंट पे कह रहा हूँ, x = 1 पे। देखो अगर मुझे कोई कहता है कि x³ + 3 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ग्राफ बनाओ, तो मैं क्या करूँगा? पहले तो x³ + 3 का ग्राफ, पहले इसको ग्राफिकली मैं समझा दूँ कि मैं आंसर इसका 8 नहीं होगा, आंसर इसका होगा 7। क्यों होगा ऐसा, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। x³ का ग्राफ कैसा होता है? x³ का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, है ना? ये होता है y = x³ का ग्राफ, ठीक है? अगर मुझे कोई कहता है x³ + 3 का ग्राफ बनाओ, तो ये क्या होगा, 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। 3 यूनिट कहाँ चला जाएगा? y = 3 यूनिट ऊपर, मतलब ये 0 से पास कर रहा था, 3 से पास करेगा, ऐसा। ये किसका ग्राफ होगा? y = x³ + 3, ठीक है? जैसे ही किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लग जाए, है ना? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लग जाए तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ये 3 है, यहाँ पे 1 2 4 5 6, इसमें ना पूरा जो हमारी मैथ की कॉपी का पूरा जो ग्राफ पेपर होता है ना, वो बनाते हैं। वो बनाने का मतलब मेरा ऐसा होगा कि मैं कलर ले लेता हूँ कोई और येलो, है ना? मतलब आप ऐसे समझ लो कि मैंने ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे लाइन्स बना दी, ठीक है? 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर, और यही लाइन्स मैं यहाँ पर भी बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब 1 पे 2 पर 3 पर 4 पर एंड सो ऑन, है ना? अगर मुझे इसका रिक्वायर्ड ग्राफ चाहिए कि ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ग्राफ देखने का तरीका ये होगा, 1 से 1 वाले स्क्वायर के बीच में, है ना? ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये इतना चलेगा, ठीक है? जब x 0 से हमारा इस पॉइंट तक, इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक, है ना? इन हॉरिजॉन्टल लाइन्स की जरूरत नहीं है, बस ये समझ, हम क्या करेंगे, हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाएंगे और फिर जहाँ-जहाँ पे ये कट किया है ना, उन पे वर्टिकल लाइन्स बनाएंगे, ठीक है? उन पे वर्टिकल लाइन्स बनाएंगे।
मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ऐसे करते करते जो ये ऑरेंज कलर का ग्राफ मुझे फाइनली दिखेगा ना मिटाने के बाद, ये मेरा बनेगा किसका ग्राफ, एक्स क्यू प्लस 3 का ग्राफ। ठीक है, ऐसे मैं बोलूंगा। ठीक है, एक्स क्यू प्लस 3 का ग्राफ ये मेरा बनेगा। अब ऑब्वियसली अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 पे बात करूं, है ना, सॉरी हाँ 1 पे बात करूं, तो 1 पर 1 पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर इंटीजर अगर मैं डाउटफुल पॉइंट में बात करूं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 कितना आएगा, जल्दी से बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 कितना आएगा, 1 क्यूब प्लस 3 मतलब कि ये 4 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो मैं बोलूंगा 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, अच्छा चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 2। अच्छा एक बात बताओ, 1 पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, है ना, मैं सिर्फ ये बाउंड्री पॉइंट क्या है मेरा 1 और 2, 1 पे मुझे क्या सिर्फ क्या करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और f1 चेक करना है। राइट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करता हूं तो कितनी आएगी, 1 क्यू प्लस 3 आएगी 4, और f1 कितना आएगा, f1 कितना आएगा, f1 भी आएगा 4, तो हम बोलेंगे 1 पर तो ये कंटिन्यूअस है, 1 पर तो ये कंटिन्यूअस है, बाकी सब पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मुझे कोई पूछता है, देखो मैं एक सिंपल और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने एक ग्राफ बनाया मान लीजिए, अगर मैंने ग्राफ बनाया मान लीजिए, किसका बनाया, मैंने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का बना दिया या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बना दिया, मान लीजिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का बना दिया ऐसे, ठीक है, और ये, और मैं कहता हूँ 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक आप बताइए कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका क्या आंसर होगा, 0 से लेकर 4 पर किन किन पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ में बना देता हूँ। यस, 0 से लेकर 4 तक किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या 1 पे है, क्या 2 पे है, क्या 3 पे है, क्या 4 पे है, जल्दी से बताओ, क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, यस और नो। इस ग्राफ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, साधुचरण, तिलक, श्यामलाल, सजमा, संदीप, डिसकंटिन्यूअस किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस हमने सीखा था जब भी पेन उठाने की जरूरत पड़े तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्या 0 पे पेन उठाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, यस और नो, क्या 0 पर ग्राफ उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 0 पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा, 0 पे आप यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, है ना, नहीं आप देखिए 0 पे यहाँ पे भी ग्राफ है और यहाँ पर भी ग्राफ है, तो 0 पे अगर ग्राफ बनाना है तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए पेन तो उठाना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा ना, 1 पे है ना, 1 पे भी पेन उठाना पड़ेगा, 2 पे भी उठाना पड़ेगा, 3 पे भी उठाना पड़ेगा, 4 पे भी उठाना पड़ेगा पेन, है ना, 4 पे भी उठाना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मेरी बात सुनो, हमने एक और कहानी शुरू की थी, बिल्कुल इससे इसी हिसाब से, तो ये पांचों पॉइंट हमारे डिसकंटिन्यूटी के, 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, पर हमने एक बात कही थी कि अगर बाउंड्री में क्लोज्ड इंटरवल आ जाए, 1 और 2 क्लोज्ड इंटरवल आ जाए, तो इसका मतलब हमें 1 पर सिर्फ क्या चेक करना है, 1 पर सिर्फ क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं करनी है, मतलब ग्राफ के थोड़ा सा लेफ्ट वाला पार्ट चेक ही नहीं करना है, हम ज्यूम करेंगे ये ग्राफ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, सिर्फ राइट में, और 4 पर लेफ्ट लिमिट चेक करनी है, मतलब कि ग्राफ अगर ऐसा था तो इसके लेफ्ट में तो ग्राफ है, इसके राइट में ग्राफ है, इसके लेफ्ट में, तो इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस है, इन सब पॉइंट पे बोलूंगा कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जो पहला पॉइंट होगा ना, ये 2-3 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा, ये पहला पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअस माना जाएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्यों? हमने अभी बोला कि बाउंड्री पॉइंट पर अगर ए से बी के इंटरवल की बात हो रही है, तो ए पर हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ चेक करते हैं और बी पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ चेक करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ए पर कंटिन्यूअस, अगर ऐसा हो गया तो बी पर कंटिन्यूअस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड, यहाँ इस पॉइंट पर राइट हैंड कंटिन्यूअस तो है, लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड पे वैल्यू कितना आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, लेफ्ट हैंड पे 3 आ रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है। क्यों आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट 4? अगर इससे थोड़ा सा लेफ्ट में बात करूं तो ये वैल्यू है 3 और थोड़ा सा राइट में बात करूं तो ये वैल्यू है 4, तो इस पॉइंट पे क्लियरली डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए इसमें क्वेश्चन में हमारे पॉइंट तो हमें 8 दिख रहे थे, बट ये फर्स्ट वाला पॉइंट हम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे देयर आर 7 पॉइंट्स जहां पर डिसकंटिन्यूअस है। क्या मेरी बात क्लियर है? डाउटफुल में से ये फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं लिया जाएगा, बाकी सबको लिया जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, शायद और क्लैरिटी आ जाए, है ना। अगर दोबारा कुछ पॉइंट बताना है तो प्लीज लेट मी नो, मैं दोबारा बताऊं, मैं दोबारा बता देता हूं। नहीं, चलिए देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जीबी सर करा रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो शायद ये बात क्लियर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन इसकी शक्ल देखते ही क्लियर होता है कि नॉट इक्वल टू टाइप है, इसका मतलब ये टाइप 1 है। और सर ने कहा था कि अगर बाय द वे नॉट इक्वल टू टाइप हो तो कंटिन्यूटी चेक करनी हो 0 पर, तो आप क्या चेक करोगे, f0 इज इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है या नहीं। ये मैं आपको सिखा चुका था, तो वही काम मैं भी करूंगा। तो मेरे को पता है f0 तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, तो f0 की वैल्यू तो 0 ही है। रही बात लिमिट के लिए, तो मैंने ये भी सिखाया था कि अगर बाय द x नॉट इक्वल टू x टेंड्स टू 0 की बात करें तो नॉट इक्वल टू के सामने का फंक्शन कॉपी करो। तो वही आपने भी किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, फंक्शन लिखा, ये लिखा, और बहुत ध्यान से मेरी अगली लाइन सुनी। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं, हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं डालता हूं तो 1 अपॉन इनफिनिट देगा, 1 अपॉन 0 रखते क्या देगा, इनफिनिट देगा। इसका मतलब अंदर वाला इनफिनिट देने वाला है। और मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी इनफिनिट बनता है तो x का x बाहर आता है, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। भूल गए, ये याद है। कैंसिल करते कितना आता है 1, इसका मतलब ये कि मुझे पता चला कि लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है और फंक्शनल वैल्यू 0। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है और जो फंक्शनल वैल्यू वो 0 आ रही है, तो मैं साफ बोल दूंगा डिसकंटिन्यूअस है 0 है। लेकिन 0 पर इस क्वेश्चन का 1% मजा नहीं है। सारा मजा, पूरी कहानी का सबसे शानदार पार्ट 1 पर है। इसका जो दूसरा भाग है ना 1, वो है सबसे शानदार चीज। अब 1 पे बात करता हूं, बहुत ध्यान से, जब तक आप ये कॉपी कर रहे हो तब तक मैं 1 के लिए तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो है x 1 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। अच्छा, मैं तो क्वेश्चन पूछूं, उसका जवाब आप सोचते जाना, ठीक है। अच्छा, आप ये पढ़ पा रहे हैं, ये क्या लिखा है, x 0 नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं ये फंक्शन का यूज कब करना है, मैंने जो x स्क्वायर इनटू में gif 1 अपॉन x स्क्वायर का यूज कब करना है, कब यूज करना है, जब x 0 ना हो। जब x 0 नहीं हो तो इसका यूज करना है। मैंने x 2 पे किसका यूज करना है, इसका। 1 पे किसका करना है, इसका। 1 प्लस h पे किसका, इसका। 1 माइनस h पे किसका, इसी का। मैंने x स्क्वायर इनटू वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन x स्क्वायर का यूज 1 पे भी होगा, 1 प्लस h पे भी होगा, 1 माइनस h पे भी होगा। नीचे 0 का यूज नहीं करेंगे, अब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। आया समझ में? और ये अब नॉट इक्वल टू क्वेश्चन 0 के लिए था, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 था, तो नॉट इक्वल टू टाइप माने टाइप 1 ये 0 के लिए था, 1 के लिए नहीं है ये। इसका मतलब 1 पे कैसे चेक करेंगे, 1 पे मैं 1 भी चेक करूंगा, 1 प्लस h भी चेक करूंगा, 1 माइनस h भी चेक करूंगा। और जब मैं चेक कर रहा हूंगा तीनों पर यही फंक्शन काम करेगा। अगर आप मेरे को 2 देते तब भी मैं यही फंक्शन यूज करता, 2 2 प्लस h 2 माइनस h, क्योंकि सामने वाले ने क्लियर बोला कि जब x 0 ना हो तब इस फंक्शन का यूज करना। ठीक है, तो मेरी बात अगर आपके बहुत अच्छे से मन में उतर गई तो सब 1 पे अगर मैं इसे कैसे निकालूं, तो मैं अपनी तरफ से x 1 प्लस h पे चेक करता हूं, राइट है। मैंने फंक्शन में
प्लस सेट डाला तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, x की जगह 1 प्लस सेट डाल दिया। अच्छा, जिनको भी ये बात समझ में आ गई, x की जगह सर ने 1 प्लस सेट डाल दिया, वो जल्दी से मेरी दूसरी बात का जवाब दे। 1 प्लस h 1 से बड़ा, 1 प्लस h 1 से बड़ा, 1 प्लस h 1 से बड़ा, हाँ है ना? हाँ, तो 1 प्लस h का स्क्वायर भी 1 से बड़ा। अच्छा, जो चीज 1 से बड़ी उसका 1 अपॉन 1 से छोटा, और जो 1 से छोटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। क्यों आया 0 दोबारा सोचो, क्योंकि 1 प्लस h स्क्वायर 1 से बड़ा था, तो 1 अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर 1 से छोटा हो गया, 1 अपॉन करने पे छोटा हो गया, और 1 से छोटा तो 0 बना गया, इसका मतलब ये 0 बनाएगा, इसका मतलब आंसर 0 होगा, f 1 प्लस h का। अब मैं x की जगह 1 डालता हूं, अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो फंक्शन में f 1 होगा, और f 1 के टाइम पे x की जगह 1 इस x की जगह 1 जाएगा। फिर से प्ले बोले तो पूरा प्योर 1 बनेगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, और यही मैं बात खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कहानी बंद। क्यों? आप चाहो तो 1 माइनस चेक कर सकते हो, वैसे हम x की जगह पे फंक्शन में 1 माइनस डालोगे तो ये अपने आप में 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा होने पे 1 आएगा, इसका आंसर भी कुछ 1 ही आता दिख रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस एट x इक्वल 1। So that's the way it is a very 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 nice question. हाँ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? साधु चरण, तिलक, श्यामलाल, सजमा, संदीप, है ना? इसमें हमने देखो इंटरवल, बस उन्होंने 2 ही पॉइंट पे ही पूछा था, तो इंटरवल वाली बात ही नहीं आई। 0 पे और 1 पे चेक करनी थी बस। तो 0 पे चेक की, 1 पे चेक की, दैट्स इट। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पर भी कंटिन्यूटी उन्होंने सिर्फ 0 पर चेक करने को बोली है। मतलब वो जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था वो कब आती है, जब एक इंटरवल पे चेक करनी हो। इंटरवल पे जब भी चेक करनी हो ना, जैसे 0 से 1 तक करनी है या 0 से 3 तक करनी है, तो जो ग्रेटर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में अगर 0 खुद इंटरवल का एंड पॉइंट है, तो 0 पे हम बोलेंगे कंटीन्यूअस आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और एफ चेक करना है, यहाँ पर नहीं करना है। तो उनमें से अगर 10 पॉइंट आ रहे हैं तो एक कम हो जाएगा, हर केस में यूजुअली यही होगा, है ना? तो आप चेक करेंगे, क्वेश्चन आएंगे और तो हम वेरीफाई कर पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करना चाहते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स साइन पाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और एक f0 निकालेंगे और एक राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0, अगर ये तीनों बराबर आ गए, है ना, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, ये होगा हमारा x sin पाई x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x sin पाई x, और f0 क्या होगा हमारा सीधा 0 इंटू साइन पाई 0, है ना? अगर ये तीनों बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कि कंटीन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 0 sin पाई 0, 0 इंटू 0, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 की वैल्यू 0 ही आ गई, ठीक है ना? f0 तो 0 आ गया। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कर दें, माइनस h sin पाई माइनस h कर दें, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, मैं 0 प्लस h लिखना चाहिए बट h लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से बात क्लियर है ना? ऐसे लिख दे sin पाई h, ठीक है? अच्छा, sin पाई माइनस थीटा, sin माइनस थीटा क्या होगा? sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये वही हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h sin पाई h ही हो जाएगा, यस, है ना? और वैसे तो ये दोनों सेम ही आ ही रही हैं, बट क्या ये 0 के इक्वल भी आ रही है? नहीं। जब h को 0 पुट करूंगा, है ना, 0 पॉजिटिव की तरफ, तो ये वैल्यू आएगा 0 इंटू 0 प्लस, तो ये मतलब 0 ही है, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी मेरी? 0 इंटू 0 और 0 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f0 ये तीनों बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे कि कंटीन्यूअस है, यस, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऑल्दो 0 जो था हमारा सस्पिशियस पॉइंट था, डाउटफुल पॉइंट था, पर इस पे चेक करने पे हमें कंटीन्यूअस मिला, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। अच्छा, एक ये नया क्वेश्चन आया, हाँ, न्यू क्वेश्चन है। डिस्कस कंटिन्यूटी, ग्राफ भी हमारे लिए हेल्प के लिए बनाया हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन पाई, पाई से लेकर 7 पाई बाई 2 तक। तो ट्राई करेंगे आप लोग। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने बोला कि जब भी ये इंटीजर बनेगा डाउटफुल पॉइंट आएंगे ना, जब भी आया तो हमें डाउटफुल पॉइंट निकालने। डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? जब एक्स हमारा कितना होगा? पाई होगा, और जब एक्स हमारा 2 पाई होगा, और जब एक्स हमारा 3 पाई होगा। तीन तीन डाउटफुल पॉइंट आएंगे, है ना? तीन डाउटफुल पॉइंट आएंगे, एक्स इक्वल टू पाई, 2 पाई और 3 पाई। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हमारा होता है सॉलिड से होलो, सॉलिड से होलो, सॉलिड से होलो, इस तरह से चलता है ना? तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स का ग्राफ है ना? एक्स अपॉन पाई का ग्राफ अगर हम निकाल रहे हैं, तो बस यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई इस तरह से चलेंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये हमारा सॉलिड 2 होलो, फिर ये हमारा सॉलिड 2 होलो, फिर ये हमारा सॉलिड 2 होलो, ठीक है? और आगे भी चलेगा हमारा पाई बाई 7 पाई बाई 2 तक बनाना है। 7 पाई 2 तक बनाना है, तो सॉलिड से हम बोलेंगे ये हमारा हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, और यहाँ पर बीच में 3 पाई प्लस पाई बाई 2 होता है 7 पाई बाई 2, है ना? तो यहाँ तक हमारा ग्राफ चलने वाला है, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, इंक्लूडिंग 3 पाई बाई 2। अच्छा, अगर हम देखें पाई से लेकर 7 पाई बाई 2 तक, तो किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? अब मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर ये पाई से 7 पाई बाई 2 तक बना बोल रहा है, तो हम पाई के लेफ्ट वाला ग्राफ तो बनाएंगे ही नहीं, है ना? पाई से 7 बाई 2 तक बनाएंगे। क्या हम इसे बोलेंगे यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? नो, ये वाला पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूअस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है, लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट और ग्राफ, ये राइट कंटिन्यूअस का ग्राफ है सीधा सीधा। इस पॉइंट पे हम बोलेंगे बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, इस पर डिसकंटिन्यूअस है, फर्दर इस पर फिर से नहीं है, तो हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे तो 2 पॉइंट्स हमारे डिसकंटिन्यूटी के लिए, एक x इक्वल टू 2 पाई और एक x इक्वल टू 3 पाई। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? यस, नो, समथिंग? नहीं क्लियर नहीं है? साधु चरण, तिलक, संदीप, ये वही पॉइंट मेरा फिर से आया, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाई पे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है, 2 पाई और 3 पाई पर बोलेंगे नहीं है। तिलक, साधु चरण, संदीप, क्या बात क्लियर है? यस, नो, समथिंग? अच्छा देखो, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो मुझे ये सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना? मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई नहीं है क्लास में। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो वी हैव काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि क्लास में कोई नहीं है तो रिकॉर्ड करो सेशंस, है ना? ताकि दूसरे लोग सुन पाएं, क्योंकि मैं अगर पूछता रहूँ रिप्लाई नहीं आएगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर। आप बताइए, अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, बट कंसेप्ट क्लियर करो। यस, तिलक, श्यामलाल, संदीप, आप क्लास में अगर हैं तो बताइए, बात क्लियर है? यस, नो, समथिंग? चलिए देन नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कंटिन्यूटी एंड इंटरवल फॉर स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस में सिग्नल फंक्शन की बात करते हैं, ये लीजिए। अगला
करंट के अंदर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसके साथ में एक और फीचर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिग्नम का। याद रखना है सिग्नम फंक्शन वहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है जहां पर अंदर वाला फंक्शन 0 हो जाए। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये कि कोई मेरे से पूछेगा कि y इज इक्वल में सिग्नम x² - 1 इज डिसकंटीन्यूअस एट क्वेश्चन मार्क, कहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा? तो मैं जवाब दूंगा इट विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x² - 1 = 0, माने x = +- कितना सिंपल, कुछ नहीं। सिग्नम का क्वेश्चन आते तो बच्चा खुश होता है कि भाई ये बहुत बढ़िया सीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मेरे को लगता है कि सिग्नम की बात पकड़ में आ गई। अब इसी को देख के एक क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है? एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ, राइट? देखो क्वेश्चन में किसी ने कहा सिग्नम x² - 3x + 2 0 से 3 के बीच में कितनी जगह डिसकंटीन्यूअस होगा? क्लियर? अच्छा, आपने को पता होना चाहिए कि ये कहां डिसकंटीन्यूअस होगा। सीधी बात, अगर डिसकंटीन्यूटी की बात करी जाए तो ये कहां डिसकंटीन्यूअस होगा? इट विल बी डिसकंटीन्यूअस एट x² - 3x + 2 = 0। बोले तो x की जगह 1, 2 1 और 2 पे डिसकंटीन्यूअस होगा, ठीक है? अब चाहो तो आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो देख लो, वरना मेरी तरफ से तो आंसर मौजूद है क्योंकि 1 और 2 दोनों ही 0 से 3 में आते भी हैं, तो अपने आंसर बराबर है। फिर भी ग्राफ से दिखा देता हूं, ठीक है? जैसे ग्राफ अगर देखा जाए तो x² - 3x + 2 के रूट 1 और 2 है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर 1 और 2 के बीच में से है तो हमारे को पता है ये वाला पार्ट इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। सेम वे ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, तो 2 से 3 के बीच का और 0 से 1 के बीच का पार्ट कैसा है? एक्स एक्सिस से ऊपर माने पॉजिटिव है, माने x1 - 3x + 2 यहां कैसा है? पॉजिटिव है। और आपको पता होना चाहिए सिग्नम को अगर पता चल गया कि अंदर का कंटेंट पॉजिटिव तो कितना देता है? 1। तो कहने का मतलब इसका आंसर कैसे बनेगा सिग्नम की दुनिया में? 1। देखो ये वाला जो पार्ट है इसका 1 बनेगा। अच्छा, सेम वे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं जो 1 पर और 2 पर है, तो 1 और 2 पर एक्स एक्सिस पर रूट आ रहा है माने वैल्यू 0, तो इसके कारण से क्या है? सिग्नम को पता चलता है अंदर वाली वैल्यू 0 दे रही है तो कहां जाता है? 0। तो कहने का मतलब उनके दो डॉट बनेंगे 1 पर और 2 पर। और जो बीच का पोर्शन है उसका क्या हुआ सर? मैंने कहा देखो जो बीच का पोर्शन है वो एक्स एक्सिस के बिलो है माने नेगेटिव, तो उसके कारण से -1 बनेगा। देखो -1 बना भी है। अच्छा, तो 2 पर मैंने कहा यहां डॉट बनेगा और उसके आगे जैसे पार्ट पॉजिटिव फिर से 1 बनेगा। तो कितनी जगह टूटा ग्राफ? 1 2, ठीक है? 1 2, ठीक है? ध्यान से देखना कितनी आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गिनाओ मेरे को। इसको 1 गिनूं? पक्का? इसको 2, इसको 3, इसको 4। लेकिन अगर कोई पूछे मेरे से कितनी जगह टूटा सर, कितनी जगह, तो मैं बोलूंगा एट 1, 2, सिर्फ 1 और 2 पे तो टूटा। हां, तो डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, 2। आई एक्सपेक्ट कि यहां की बात भी आप में से कई लोगों को तो सिग्नम फंक्शन के लिए हमेशा f = 0 पर चेक करना है हमें, ठीक है? और देखिए यहाँ पर भी वही सिनेरियो आया था, इंटरवल कितना था 0 से 3, है ना? 0 पे वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ी 0 पर, बट 0 से लेफ्ट पे भी अगर आप ग्राफ बनाते तो ऐसा ही बनता, तो फर्क ना पड़ता इस केस में। बट अदरवाइज जो ये 0 वाला केस है ये छोड़ के 1 और 2 पे आंसर आया हमारा, है ना? वैसे ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आगे फिर ग्राफ ऐसा ही चलने वाला है सिग्नम, क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव आता तो ये आगे ऐसे ही चलता, है ना? यहाँ पर ये करेक्शन है, ये सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? ये सॉलिड होना चाहिए 3 पर भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है? चलो सम कंटिन्यूटी, ठीक है? कोई भी कंपोजिट फंक्शन जो f(g(x) की फॉर्म में होता है, ठीक है? वो कहां डिसकंटिन्यूअस होता है? जहां अंदर वाला gx डिसकंटिन्यूअस हो, या फिर gx किसी जगह पर कोई वैल्यू मान लो कोई c दे रहा है और उस पर अगर fx डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो उसे भी कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो बड़े ध्यान से समझना, दो जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है fgx, या तो अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है किसी जगह पर, या फिर अंदर वाली की जो भी वैल्यू आ रही है उस पर बाहर वाला fx डिसकंटिन्यूअस हो जाए। दो पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है? तब तक आप इसे लिखिए और जल्दी से मुझे मौका दीजिए बस इसको वाइंड अप करने का, ठीक है? ताकि हम लोग इसको वाइंड अप करें तो मेरे पास में दोनों थ्योरम पढ़ लो। ओके, फर्स्ट जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये fgx कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, बहुत आराम से देखते हैं, साफ पता चलता है ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है? x = 0 पर। क्यों? क्योंकि x की 0 होती है तो ये परेशान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इसका मतलब एक पॉइंट x = 0 हो गया। अच्छा, दूसरा कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? ओके, दूसरा कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है? इसकी डिसकंटिन्यूटी कुछ मुझे हाफ पर आती दिख रही है, तो जिस दिन gx जो है वो हाफ दे देगा उस दिन ये परेशान है। कैसे 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 कैसे? देखो हमको पता है, सिर्फ fx को ध्यान से देखो, fx कहां डिसकंटिन्यूअस है? हाफ पर, माने x = हाफ पर। आप x की जगह क्या डाल रहे हो? gx। भाई आप f of gx बनाते समय पर आप क्या करते हो? fx अगर बाय द वे 2/2x - 1 है तो fgx = 2gx - 1 ही तो लिखते हो। तो आप x की जगह क्या पुट करते हो? gx। अच्छा, x = हाफ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता कौन? fx। लेकिन आपने किसको डाल दिया? gx। इसका मतलब जिस दिन gx हाफ देगा उस दिन फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो भैया हमारे लिए दूसरा पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x = 0 था और सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब होगा? जब gx = हाफ दे देगा। ओह! माने इसमें उल्टा सोचना है। fx की डिसकंटिन्यूटी को पहले चेक करना है और उससे पता करना है कि gx कब देगा। हां, तो gx कब देगा? देखो जरा 2 + x / x = हाफ करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 + 2x = x करा। इसका x = कितना है? -4। सही है? तो फाइनली x = -4 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मैंने दो जगह डिसकंटिन्यूअस को 0 पर -4। ठीक है? ये चीज मैंने यहां पे लिख दी है, जरा ध्यान से समझ लेना। ठीक है? तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 होंगे। ठीक है? बाकी बातें करते हैं अगली बार मिलते हैं समय पर। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए जब भी कंपोजिट फंक्शन हो तो डिसकंटिन्यूटी के लिए एक तो कंडीशन रखेंगे जब gx डिसकंटिन्यूअस हो, है ना? अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, और जब gx की वो वैल्यू जिस पर fx डिसकंटिन्यूअस आ रहा हो, है ना? अगर fx किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो तो gx वो वाली रेंज की वैल्यूज पर भी हमें चेक करना होगा, ठीक है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए, मैं आगे चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2021 का, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा अगर बात करूं क्वेश्चन की तो कौन सी टाइप लग रही है? हमने 3 टाइप की बात करी थी, एक तो नॉट इक्वल टू वाली, एक नॉट इक्वल टू में वर्ड प्रॉब्लम और लेस देन इक्वल टू वाला। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये टाइप 3 है, याद कीजिए टाइप 3 प्रॉब्लम है ये। और टाइप 3 में हम कैसे करते हैं? जहाँ पे लेस देन होता है वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ग्रेटर देन पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना? और यहाँ पर ब्रेक दो है ना? हमारे जो डाउटफुल पॉइंट्स कौन कितने हैं? दो पॉइंट्स हैं, एक तो -1 है और एक 1 है ना? -1 है और 1 है। तो अगर तो अब वो कह रहे हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर। अगर कंटिन्यूअस ऑन आर है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस ऑन -1 भी होगा, है ना? तो हम दो चीज़ करेंगे, एक तो कंटिन्यूटी एट -1 चेक करेंगे और कंटिन्यूटी एट 1 चेक करेंगे, ठीक है? अगर मैं कंटिन्यूटी एट -1 की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी मेरी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 माइनस, है ना? एक्स टेंडिंग टू -1 माइनस, और -1 से छोटे पर ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है तो मैं लूंगा 2 sin -πx/2, ठीक है? चलिए पहले एक बार कंटिन्यूटी एट x = -1 की बात करते हैं, 1 पे बाद में आएंगे, ठीक है? तो -1 माइनस मतलब अगर मैं x को -1 इसी को मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखूंगा और मैं लिखूंगा a - h मतलब कि 2 sin और पाई -π/2 इंटू -h, सॉरी -1 - h, 2π/2 -1 - h ऐसे लिखेंगे, राइट? और अगर आप h को 0 पुट कर देते तो क्या आएगा मेरा? 2 sin -π/2 इंटू -1 π/2 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 2, ठीक है? ये वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट।
राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट और एफ की वैल्यू के लिए हम क्या बात करेंगे, एफ ए मतलब एफ माइनस वन निकाल रहा हूँ मैं सीधा सीधा। एफ माइनस वन भी मेरा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब कि एफ माइनस वन लिखा तो मॉड ए माइनस वन प्लस बी, ये कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अगले पेज पर चल रहा हूँ, मॉड ए माइनस वन प्लस बी -2। मॉड ए माइनस वन प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 के बराबर, ठीक है ना, 2 के बराबर। माइनस लिखा क्या मैंने, 2 के बराबर होना चाहिए, सॉरी 2 के बराबर होना चाहिए। नॉट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो यहाँ से दो बातें मिलेंगी हमें, या तो ए प्लस बी -1 2 है, या ए प्लस बी -1 -2 है। यहाँ से मैं बोलूंगा ए प्लस बी कितना है मेरा 3, यहाँ से बोलूंगा ए प्लस बी मेरा कितना है -1। दो चॉइसेस आ गई, ठीक है। अब कंटिन्यूटी एट 1 चेक करूंगा। कंटिन्यूटी हमें ए प्लस बी की वैल्यू पूछी थी 3 या -1, दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 3 भी है -1 भी है। तो ये मैं बोल सकता हूँ सी और डी तो आंसर नहीं है कम से कम, है ना। आंसर सी या डी में से नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। इतना चेक करने के बाद दूसरा फिल्टर मेरे ख्याल से इससे आ जाएगा जब मैं कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 चेक करूंगा। अगर एक्स इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूँ तो राइट हैंड लिमिट लूंगा। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, और 1 प्लस पे अगर मैं फंक्शन लेता हूँ तो वो आएगा मेरा sin पाई एक्स। और कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इसमें जरूरत नहीं है, सीधा 1 प्लस के लिए 1 ही रखेंगे हम इसमें, तो वो जाएगा sin पाई, और sin पाई हमारा 0 होता है तो 0, तो राइट हैंड लिमिट 0। और इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ 1 पर, तो या सिंपली f1 निकालता हूँ मैं। f1 के लिए मुझे मिडिल वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, तो f1 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो f1 शुड बी 0, तो a 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, मॉड a किसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 है तो a प्लस 1 प्लस b 0 होना चाहिए, मतलब a प्लस b -1 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक ही आंसर मिला -1, यहाँ से दो मिले थे एक ही मिला, तो एक ही आंसर जो कॉमन है वही पिक करूंगा, -1 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी -1। कोई डाउट है तो बताइए, करेक्ट आंसर होगा -1 और यस -1 है। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस था तो माइनस जो मेरे डाउटफुल पॉइंट्स हैं उन पे कंटिन्यूअस होगा। एक तो -1 और 1। -1 के लिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली इससे, और एफ ए की वैल्यू इससे निकाली, इक्वेट किया, मेरे दो आंसर आए, एक आया इक्वल टू 3 और इक्वल टू -1। जब मैंने कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे चेक की तो मेरा एक ही आंसर आया इक्वल टू -1, तो वही मेरा आंसर कॉमन है दोनों में, तो वही मेरा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बताइए, एल्स मैं आगे चलो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा अगर फंक्शंस हमारे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो हमें क्या करना है। मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स। फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या ये कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कंटिन्यूअस होगा, अगर इनमें से एक डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा। तो ये कंसेप्ट, ये थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी सीखते हैं, जी सर एक्सप्लेन करेंगे, ये लीजिए। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटीज को पकड़ के चलना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम अभी पहली बार जो हम लोग बात करेंगे ना, वो बात करेंगे जब हमारे पास में दो या दो से ज्यादा फंक्शन आ जाए तो कैसे कंटिन्यूटी को डील करना है, राइट है। कंटिन्यूटी को कैसे डील करना है व्हेन टू और मोर फंक्शंस आर इन्वॉल्वड। तो देखिए सब इसके लिए क्या करिए, टेबल बना लीजिए, fx फिर gx फिर दोनों का सम या डिफरेंस या दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आप चाहो तो जो मल्टीप्लाई में आंसर आता है वो डिवाइड में आता है, तो इसलिए मैं डिवाइड को नहीं लिखा, ठीक है भाई, याद रखना। अच्छा अब क्या करना है वो भी सब। अगर हम पहले की बात करते हैं तो देखिए सब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। fx कॉन्टिन्यूस हो, gx भी कॉन्टिन्यूस हो, दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो। अगर बाय द वे ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस माने सी, ध्यान रखना सी जब मैं लिखूंगा तब समझ जाना कॉन्टिन्यूस लिख रहा हूं, ठीक है। और जब मैं डी लिख रहा हूं तब समझ जाना डिसकंटिन्यूस लिख रहा हूं। और अगर बाय द वे मैं एम लिख रहा हूं तो मतलब मे बी लिख रहा हूं, और मे बी का मतलब मे बी कॉन्टिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस, मे बी कॉन्टिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो आप इस बात को समझ के चलेंगे कैसे। देखो तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा दोनों फंक्शन fx भी कॉन्टिन्यूस gx भी कॉन्टिन्यूस, या ऐसा हो सकता है एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो। भाई तीन ही बातें हो सकती हैं, दो फंक्शंस को लेकर के तीन बातें हो सकती हैं। पहला या तो दोनों कंटीन्यूअस हो, या एक कंटीन्यूअस हो एक डिसकंटीन्यूअस हो, दोनों डिसकंटीन्यूअस, ऐसी तीन बातें हो सकती हैं ना। अच्छा अगर पहले दो कंटीन्यूअस है, फर्स्ट दो कंटीन्यूअस है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सोचो। देखो दोनों कंटीन्यूअस है ना, तो जब उनको सम करेंगे या उनका डिफरेंस निकालेंगे तो यार आंसर कंटीन्यूअस आएगा। दो कंटीन्यूअस फंक्शन को जोड़ने पर और घटाने पर कंटीन्यूअस फंक्शन ही मिलता है। ऐसे ही दो फंक्शंस अगर दोनों कंटीन्यूअस हैं तो उनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे भी कंटीन्यूअस ही मिलता है। बस अब कंडीशन एक है, बस नीचे वाला अगर आप डिवाइड में खड़े हैं तो gx 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इतनी सी बात को समझ के चलना है। तो पहली लाइन है कंटीन्यूअस 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 माने सी 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 सी। दोबारा सुन लेना, दो फंक्शंस हैं, हम उन्हें सम करके देख रहे हैं, उन्हें डिफरेंस करके देख रहे हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, और जो मल्टीप्लाई में आंसर आ रहा है वही डिवाइड में भी होगा। बस आप याद रखना कंडीशनली डिवाइड में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो ये कि बस नीचे वाला 0 ना हो जाए। अच्छा फिलहाल अगर बाय द वे एक फंक्शन कंटीन्यूअस हो एक डिसकंटीन्यूअस हो तो हम कहते हैं कि जो दोनों का सम होगा वो डिसकंटीन्यूअस होगा या डिफरेंस भी डिसकंटीन्यूअस होगा। परंतु प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इट मे बी कंटीन्यूअस इट मे बी डिसकंटीन्यूअस। लेट द क्वेश्चन कम देन वी विल डिसाइड। पहले क्वेश्चन को आने दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा तीसरी बात, अगर दोनों डिसकंटीन्यूअस हो, अगर दोनों डिसकंटीन्यूअस हो तो हम शुरुआत से कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन आएगा उसके बाद वी विल कम इनटू अ डिसीजन कि वेदर द sum of two discontinuous function is a continuous function or discontinuous function. Right now we cannot predict anything, है ना। Same way for the multiplication and divide also. तो देखिए अब इसे क्या है ना, इसे लिखना नहीं है, इसे लिखना तो पता ही नहीं है, ठीक है। इसे याद करना है। उम्मीद आपने सबने पहली लाइन में देखा था सी 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 सी। सेकंड लाइन में क्या पढ़ने वाला है, एक बार लिख लो सी डी डी एम। क्या दिख रहा है आपको, सी डी डी एम। होप आपको याद होगा, पहली लाइन में क्या था, सी 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 सी, सेकंड लाइन में सी डी डी एम। क्लियर है। लास्ट लाइन में क्या पढ़ने वाला है, जल्दी बोलो, डी डी एम एम, डी डी एम एम पढ़ने वाला है ना। बस अब आप इसे लिख लो और सोचोगे खाली को क्या लिखें, लेकिन याद करो पहली लाइन क्या थी, सी 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 सी, दूसरी लाइन क्या थी, सी डी, अगली लाइन क्या थी, डी डी, है ना, समझ गए ना। तो उम्मीद आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि क्या था। फिर भी अगर मान लीजिए कोई कोई मेरी जैसी शानदार याददाश्त का मालिक है तो डरने का नहीं, सी 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 सी, सी डी डी एम, अगला डी डी एम एम, ठीक है। अच्छा ये क्या फंडा क्या है सर। फंडा तो ये है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं वैसे ना जाएं, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर भाई इसी चीज को एलोरेटिवली अगर मैं समझाता तो मैं ऐसे समझाता कि जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ मिल गया f और g करके दो फंक्शन है, वो x पे कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस दिए मान लो, है ना, ठीक है। अच्छा तो आप मान लीजिए कि अगर दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो उनका सम भी कंटीन्यूअस डिफरेंस भी कंटीन्यूअस। बता रखा मैंने आपको अभी भी, जैसे मैं आपके सामने दो फंक्शन लिखूं, एक sin x ले लो और एक x + 1 ले लो, अब आप जोड़ करके इनकी कंटीन्यूटी चेक करो, आपको पता चलेगा ये वाकई में कंटीन्यूअस निकलेगा हमेशा। माने अगर sin x कंटीन्यूअस x + 1 कंटीन्यूअस है तो इनका सम भी कंटीन्यूअस निकलेगा, इनका डिफरेंस भी कंटीन्यूअस निकलेगा, इवन इनका प्रोडक्ट भी कंटीन्यूअस निकलेगा। क्यों, क्योंकि सी 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 कहने का मतलब कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस का सम भी कंटीन्यूअस, डिफरेंस भी कंटीन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस, डिवाइड भी कंटीन्यूअस, डिवाइड में बस नीचे वाला 0 ना हो, ठीक है। जैसे क्या सम भी कंटीन्यूअस दिख रहा है ना, सम भी कंटीन्यूअस, डिफरेंस भी कंटीन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस, डिवाइड भी कंटीन्यूअस, बशर्ते कि g ऑफ a 0 ना हो। माने a पर अगर कंटिन्यूटी है तो बस उस a पर नीचे जो फंक्शन है वो 0 ना बने, समझे ऐसा।
तो ये वाले लिखने की बात बड़ा एक टेबल से काम चल जाता है, मस्त काम चलता है, बस आपको समझाने के तरीके हैं। अगला देखिए, अगर भाई ऐसा हो जाए कि एफ ने कह दिया मैं कंटीन्यूअस होता हूं, जीएक्स ने कह दिया आप डिसकंटीन्यूअस हो, एक कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस एक पर, फिर क्या होगा? अगर ऐसा है तो फिर सम के लिए तो हम कह सकते हैं कि डिसकंटीन्यूअस होगा, डिफरेंस भी डिसकंटीन्यूअस होगा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। याद है ना? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि याद है सी डी डी एम, डी किसके पर आया? प्लस और माइनस पे आया था, एम किस पे आया था? मल्टीप्लिकेशन आया था। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, और जो मल्टीप्लिकेशन में आंसर होता है वही डिवाइड में भी होता है। तो इसलिए अगली लाइन में यही लिखने को मिलेगा आपको। फिर से ये x और क्या है? मैंने आपके सामने एक फंक्शन कंटीन्यूअस एक डिसकंटीन्यूअस का एक एग्जांपल लगाया। ये कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है। अगर आप x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनाएंगे तो डिसकंटीन्यूअस आएगा। आप बना के देख लेना, कभी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा इस तरह का कोई ग्राफ बन जाएगा। तो अपने आप में सम करने पर इसका ग्राफ एक डिसकंटीन्यूअस ग्राफ मिल रहा है, बेकायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में माने हम x इनटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में जब तक क्वेश्चन नहीं आए तब तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फिलहाल हमें ये भी पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां मात खाता है, कहां मात खाता है? इंटीजर्स पे। तो हम इसे कहां चेक करेंगे? इंटीजर्स पे। अब इंटीजर में भी एक फंडा समझ के चलिएगा। इंटीजर में आप हमेशा एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे ना चेक करा करें, सीधे x से जोड़ो n पे चेक कर लो, और जो भी आंसर आए ना उसको पक्का मत मानो, एक जीरो पे एक अलग से और चेक करना, ठीक है ना? मैं आपको दो तरीके से सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं। अगर आपको कहना इंटीजर पे चेक करना 1 2 3 पे मत चेक करना, आप सीधे n पे चेक करना, ठीक है? जीरो पे अलग से चेक कर लेना। कई बार जीरो के कारण कुछ अलग से ट्रबल सम्स हो जाती है, वो अलग केस है, ठीक है। फिलहाल अगले पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अगर दोनों ही डिसकंटीन्यूअस हो तो मैंने कहा था डी डी एम एम, याद है ना? तो मैं प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी डिसकंटीन्यूअस, मे बी कंटीन्यूअस, ठीक है। डिफरेंस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी कंटीन्यूअस, मे बी डिसकंटीन्यूअस। प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी कंटीन्यूअस, मे बी डिसकंटीन्यूअस। मैंने एक एग्जांपल रखा है कि दोनों ही डिसकंटीन्यूअस, आप जानते हैं दोनों ही डिसकंटीन्यूअस है एट इंटीजर, ठीक है ना? तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x बनाया, ठीक है, और अगर आपने डिफरेंस भी बनाया तो भी आपको बताएगा ये कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हैं। कम से कम स्ट्रेट अवे कोई थ्योरी इन्हें नहीं कुछ कह सकती, माने थ्योरेटिकली हम कुछ नहीं कह सकते। लेट द क्वेश्चन कम, क्वेश्चन को आने दीजिए, फिर हम कुछ बोल पाएंगे। माने हमारे पास टेबल में कोई सीधा सीधा इनका जवाब नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते और डिफरेंस के और डिवाइड के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कंटिन्यूटी जब दो या दो से अधिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे मैं आपके सामने फंक्शन लिखता हूं, है ना, लेकिन अब की बार वाला केस इस तरह से ना होकर कैसे ले लेते हैं? अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है, उसमें दूसरा फंक्शन कंटीन्यूअस किया, या कंटीन्यूअस में डिसकंटीन्यूअस किया, या डिसकंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस किया, या फिर डिसकंटीन्यूअस में डिसकंटीन्यूअस किया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई एफओजी टाइप हो तो फिर हाँ, तो अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जा रहा है तब हमारे पास में कहने के लिए कुछ छोटी-छोटी जगहों पे जरूर अवेलेबिलिटी है। बाकी के लिए तो फिर क्वेश्चन को आने दीजिए, तब हम कुछ कह सकते हैं। अगर कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस फंक्शन जाता है तो हम गारंटी से कहते हैं कि कंटीन्यूअस आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कंटीन्यूअस में डिसकंटीन्यूअस जाता है तो हम कुछ नहीं बोलते, मे बी कंटीन्यूअस, मे बी डिसकंटीन्यूअस, मे बी कंटीन्यूअस, लेट द क्वेश्चन कम, ठीक है। तो एफओजी टाइप के क्वेश्चंस के दौरान हम लोग अक्सर थोड़ा बच के खेलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, fx इज sin of cos x, ठीक है। हमें पता है बहुत अच्छे से कि हम sin का ग्राफ जानते हैं, वो कंटीन्यूअस लगातार बना रहता है, ग्राफ कहीं टूटता नहीं, तो उसमें बेटा हुआ cos भी अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन है, वो भी जानते हैं, बिल्कुल साइनसोइडल ग्राफ जैसे होता है। तो अगर कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस फंक्शन जा रहा है तो जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे आंसर हमेशा कंटीन्यूअस ही आएगा, माने इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, नॉट टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, ये कंटीन्यूअस फंक्शन ही देगा। एक बात फिर भी मान लो आपको लगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो काफी क्वेश्चंस, एक पॉइंट ये और एक जीबी सर ने बताया कि इंटीजर्स पे जब चेक करना हो ना तो सारे इंटीजर्स पे चेक ना करें, सिर्फ एक जनरल n पे कर लें और एक जीरो पे अलग से कर लें, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, सी 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 डी डी एम डी डी एम एम, जैसे भी आप याद रखना चाहें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो सर ने दिए, याद हो गया, वंडरफुल साथी, वंडरफुल, है ना? इसको एक बार एक वीक बाद और एक बार एक मंथ बाद फिर से रिवाइज कर लेना, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आज, एक बार एक वीक बाद, एक बार एक मंथ बाद, अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो परमानेंट आपको याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन है जेईई मेन 2012 का, वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ये चेक करके बताना है, ये फंक्शन है hx, तो इसमें कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है, ये सब इसकी बारे में कमेंट करना है हमें, ठीक है। तो अगर कमेंट करना है तो यहाँ पर मुझे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिख रहा है और यहाँ पर कॉस फंक्शन दिख रहा है। कॉस फंक्शन तो हमें पता है कंटीन्यूअस होता है ना, ये तो कंटीन्यूअस होता है, क्योंकि अगर कंटीन्यूअस से पहले भी बात करें 2x - 1 π/2, ये क्या एक लाइन है, लीनियर है, तो ये भी एक कंटीन्यूअस है, और कॉस भी कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस के अंदर कंटीन्यूअस अगर आया है तो ओवरऑल क्या होगा? कंटीन्यूअस, मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा? कंटीन्यूअस आएगा, है ना। और अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात करूँ तो डिसकंटीन्यूअस आएगा। तो कंटीन्यूअस इंटू डिसकंटीन्यूअस साधुचरण आपकी टेबल के हिसाब से क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस इंटू कंटीन्यूअस क्या होगा? मे बी, वेरी राइट। अगर मे बी है तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करना है तो हम क्या करें? कोई भी x को एक इंटीजर ले लेते हैं n, है ना, उसके लिए चेक करते हैं, एक बार 0 के लिए भी देख लेंगे, जैसे हमने कहा, है ना। एक सबके लिए 1 2 3 के लिए चेक ना करो, n के लिए कर लो। तो वैसे अगर n के लिए नहीं करना है तो 1 2 3 में से किसी एक के लिए कर लो और 0 के लिए अलग से कर लो, वो भी चलेगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, 3 के लिए चेक कर लो बस, क्योंकि अगर n से हम सबको जनरलाइज कर रहे हैं तो 3 से भी कर सकते हैं। तो x = n की अगर मैं बात करूँ तो एक बार x अप्रोचेस टू n माइनस करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू n माइनस करेंगे, एक बार लिमिट x अप्रोचेस टू n प्लस करेंगे और fn निकालेंगे, तीन बातें करेंगे, है ना। तो x अप्रोचेस टू n माइनस के लिए हम क्या करेंगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे माइनस h और cos ऑफ -2h - 1 इंटू π/2, ऐसे बोलूंगा। सॉरी, h अप्रोचेस टू n माइनस किया है, मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पर n माइनस किया है, तो n माइनस h यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन n माइनस h cos ऑफ और ट्वाइस ऑफ n माइनस h -1 और सारे का π/2, है ना, ये आएगा मेरे पास। चलिए पहले इसी पे बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, जैसे ही इसकी बात करें तो ये हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन n माइनस h कितना बनेगा? n माइनस 1, है ना, एक कम n से थोड़ा छोटा n माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा? cos ऑफ ट्वाइस ऑफ n माइनस h, h तो 2n ही बच गया, 2n - 1 π/2, है ना। 2n - 1 π/2 का मतलब हम क्या बोलेंगे? n को अगर मैं 2n - 1 π/2 तो हमेशा ही 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये हो गया n - 1 इंटू 0, तो आ गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। इसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस, तो वो आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n प्लस h और cos ऑफ ट्वाइस ऑफ n प्लस h माइनस 1 π/2, है ना। तो n प्लस h हो जाएगा मेरा n, और cos ऑफ n प्लस h कितना हो जाएगा? cos ऑफ 2n - 1, वही सेम ही रहेगा, 2n - 1 π/2। अब 2n - 1 π/2 फिर से 0 हो गया, तो ये n इंटू 0 हो गया और फिर से 0 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 आ गई। और अगर n रखता हूँ fn, डायरेक्ट अगर मैं fn भी निकालता हूँ तो मेरा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन n cos ऑफ 2n - 1 π/2, ये भी हमारा फिर वही ग्रेटर इंटीजर फंक्शन n इंटू 0 हो जाएगा, जो भी 0 आएगा। तो लिमिट किसी इंटीजर के लिए एग्जिस्ट कर रही है ना, कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, अगर करना है तो कर सकते हैं चेक, अगर 0 भी रखोगे ना n पे तो हर बार, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 ही आएगा, अलग से 0 के लिए भी चेक करोगे तो 0 ही आएगा। तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे इसमें से? हम बोलेंगे डाउटफुल पॉइंट पे कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स, आंसर इसका
होना चाहिए a। क्या बात क्लियर है? देखो हमारे डाउटफुल पॉइंट क्या होते हैं ग्रेटर इंटीजर में, इंटीजर पॉइंट्स पे ये कंटीन्यूअस हो रहा है, तो डाउटफुल पॉइंट पे अगर कंटीन्यूअस है तो ओवरऑल ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, हम ये बोलेंगे। तो आंसर इसका होगा कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स। इस पार्ट में सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है, दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बताइए। चलिए देन आगे चल रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट पर। लास्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, शुरू में मैंने बताया था, बट फिर भी रीजन ये कि अगर एक मॉड्यूलस ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, सारे फंक्शन यानी कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, अगर मेरे पास ये कर्व है तो इसका मॉड्यूलस कैसा होगा, ऐसा हो सकता है किंक आ जाए ग्राफ में, पर कंटिन्यूटी नहीं टूटी है, कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी, जिस पॉइंट पे किंक आएगा वो नीचे ऊपर वाला वैसा ही रहेगा। तो ये एक लास्ट कंसेप्ट जल्दी से सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ सीक्वेंस चेंज हो गई, एक जीआईएफ आ गया था, ये पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड था। अगर एफएक्स कंटीन्यूअस है, जीएक्स कंटीन्यूअस है, तो एफएक्स प्लस जीएक्स कंटीन्यूअस होगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए था, दैट्स इट। चलिए लास्ट कंसेप्ट ये लीजिए। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी एक्चुअली वो तमाम क्वेश्चन, ये कैटेगरी क्वेश्चंस हैं जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हमको मिलते हैं उनमें अक्सर इस तरह की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। रैशनल फंक्शन होने पर एक अलग डेफिनेशन से कवर करती है और इरेशनल एक्स की वैल्यू इरेशनल होने पर एक अलग डेफिनेशन से कवर करती है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो फंक्शंस होते हैं वो किसी एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो और डिफाइन लेकिन सब जगह पे हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग सिंगल पॉइंट कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ये क्या है जब उस पर भी बात करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक फंक्शन बहुत सिंपल वे में रखता हूँ। फंक्शन में दे रखा है एक्स अगर रैशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 देनी है, और एक्स अगर एक रैशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू -1 बोलनी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये फंक्शन अपने आप में कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा, इज दिस फंक्शन अ कंटीन्यूअस फंक्शन और नॉट। तो अभी क्या करना चाहिए सब, देखिए सब सीधी बात है कि अगर भाई मैं आपसे इस पे चर्चा करूं कि फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन, अगर मैं एक बार आर के नाम पे जितनी दूर तक हमसे पॉसिबिलिटीज है उतनी दूर तक एक लाइन बना लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास में जो लाइन बनी, ये तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक सभी को कवर कर रही है, ये तो रियल नंबर लाइन है। तो इस रियल नंबर लाइन पे कुछ नंबर रैशनल भी होंगे, कुछ नंबर इरेशनल भी होंगे। अच्छा, ये तो बात पक्की है कि रैशनल और इरेशनल नंबर काफी डेंस है, मतलब कोई भी दो नंबर उठाएंगे अगर हम उन्हें को जैसे जूम करें देखेंगे तो बहुत सारे नंबर उनमें रैशनल, बहुत सारे नंबर उनमें इरेशनल निकलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बात पक्की है कि दो सक्सेसिव रैशनल नंबर या दो सक्सेसिव इरेशनल नंबर जैसी कोई थ्योरी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि रैशनल नंबर के बाद में कोई ना कोई, माने दो रैशनल नंबर के बीच में कोई ना कोई इरेशनल नंबर जरूर होगा। अच्छा, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं तो उन पे तो वैल्यू 1 देनी है, फंक्शन नहीं बोला है, और जहां इरेशनल आएगा तो क्योंकि दो रैशनल के बीच में एक आदि तो एक ना एक तो इरेशनल हो गई होगा, तो वहां पे वैल्यू -1 देनी है। तो अगर मैं जैसे सपोज करो मैंने जीरो पे बात छेड़ी, तो मैं जीरो पे रखता हूं तो जीरो इज रैशनल नंबर, तो उस जगह पर वैल्यू 1 आएगी। जीरो के बाद जो भी अगला रैशनल नंबर होगा उस पे वैल्यू फिर से 1 आएगी, लेकिन उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कहीं ना कहीं एक रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है, तो वहां पे वैल्यू -1 आएगी। तो डेफिनेटली अगले नंबर पे रैशनल के वैल्यू 1 आनी थी, तो वहां पर तो मैं अपनी तरफ से 1 ले लेता हूं, राइट भाई। अगले नंबर पे तो मैं 1 ले लेता हूं। अच्छा, नीचे कहीं इरेशनल होने पे -1 पे डॉट लगा देता हूं, फिर वापस एक ना एक रैशनल आएगा तो फिर से वहां पे -1 कर देता हूं, फिर एक रैशनल आएगा मैं वहां पे +1 कर देता हूं, फिर रैशनल आएगा -1, फिर रैशनल आएगा +1, फिर रैशनल -1, फिर रैशनल आएगा 1, फिर रैशनल आएगा -1, फिर ऐसा बोलते चलेगा, रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल आते रहेंगे खूब सारे, ठीक है। और हम लोग हर बार क्या करते रहेंगे 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना, और लगाते रहेंगे और ऐसा पीछे भी चलता रहेगा 1 -1 1 -1 1 -1 1 तो फाइनली अगर देखा जाए तो जो भी हमारे पास में ग्राफ आने वाला है, हालांकि मैं तो बहुत बिखेर दिया, लेकिन हमको ये तो आइडिया पड़ गया कि जब जब रैशनल था मुझे 1 पे डॉट 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 करना था, और जहां पे भी इरेशनल आ रहा है तो मुझे -1 पे डॉट करना था। अब मैंने जैसे बोला दो सक्सेसिव रैशनल नंबर जैसी थ्योरी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि दो लगातार 1 पे भी डॉट नहीं आ रहे थे, दो लगातार -1 पे भी डॉट नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि पक्की बात, हम अगर बहुत छोटे पे भी बात करते हैं तो बहुत छोटे पे भी इनफिनिट इरेशनल नंबर होंगे, और जहां जब इनफिनिट इरेशनल नंबर होंगे वहां पे वैल्यू को -1 पे आना पड़ेगा, और वैसे ही उन्हीं के बीच में इनफिनिट रैशनल नंबर भी होंगे तो वहां पे वैल्यू को 1 पे भी जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या 1 वाली जो लाइन है वो पूरी नहीं बन करके उस पे इनफिनिट ब्लैंक आएंगे, क्यों, क्योंकि उन पे इरेशनल नंबर होने पे वैल्यू नीचे जा रही होगी। तो हमें जो मिल रहा है, क्या ये कंटीन्यूअस फंक्शन मिल रहा है, क्या ये जो भी एक कच्चा पिक्का जो हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी, इज दैट अ कंटीन्यूअस फंक्शन, क्या ये लगातार था, या इसके बीच में कई जगह पे पोर्स थे उन पे वैल्यू -1 थी, तो आप बोलोगे कई जगह पोर्स थे, है ना भाई, तो इस पे वैल्यू कितनी आई, -1 आई, क्योंकि रैशनल नंबर पे हमें नीचे आना पड़ा। तो हमारा भी पता चल रहा है कि ये जो भी ग्राफ है ये हम पूरी तरह से क्या नकार देते हैं कि कंटीन्यूअस नहीं है। तो हमारा पता चलता है बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस है। अब यहीं आप एक सेकंड में धैर्य धरिए, अगले पॉइंट पे यहीं बात करते हैं अपन। अगर मैंने बाई चांस फंक्शन थोड़ा बदल दिया होता, यहां 1 और -1 है और वहां मैंने 1 और 1 ही रखा होता, क्या ये कंटीन्यूअस होता? आपकी बार में क्या करता, रैशनल होने पे 1 पे डॉट करता और इरेशनल होने पर भी 1 पर ही डॉट करता। तो जो बहुत छोटे इलाके में भी, जो बहुत डेंस से इलाके में भी बहुत इनफिनिटली इरेशनल नंबर पे जो -1 जा रहा था ग्राफ नीचे होने के लिए, वो नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो वो 1 पे रहेगा, 1 1 1 1 1 1 माने रैशनल पे भी 1, इरेशनल पे भी 1, रैशनल पे भी 1, इरेशनल पे भी 1। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि आपकी बार जो बनने वाला ग्राफ है वो कैसा मिलेगा मुझे, कंटीन्यूअस। तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ इट इज, आई नो आपको समझ में आ गई वाली बात, मेरा मतलब आपने सभी को पकड़ना कि 1 और -1 के लिए हमको हर बार पेन ऊपर नीचे करना पड़ता, क्योंकि रैशनल इरेशनल कहीं ना कहीं हमको ऊपर नीचे जाने पड़ता, तो जहां इरेशनल आते वहां पे हमको गैप देना पड़ता, भले बहुत छोटा गैप, भले वो इनविजिबल गैप, बट वहां गैप था, और इतनी बार गैप था कि हम उसे नकार नहीं सकते। लेकिन अब तो यहां क्लियर है कि नाउ इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अच्छा, अब ये जो कंटीन्यूअस फंक्शन आया, कब आया, जब ये दोनों सेम थे। हाँ, अगर ये दोनों डिफरेंट रहे तो ग्राफ पलटना ही था, लेकिन दोनों के सेम होते ही ये कैसा बन गया, कंटीन्यूअस बन गया। अब जिनको ये बात समझ में आ गई, अब आप खटक से थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा, बट क्योंकि हम स्लो गए थे बीच में, तो याद रखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जेई में एक बार रैशनल और इरेशनल पे डिफरेंट वैल्यू दी होगी, डिफरेंट दिया तो कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता, उनको कंटीन्यूअस होने के लिए सेम होना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अगर जैसे यहां पर उन्होंने बोला fx इक्वल टू दिस एंड कंटीन्यूअस है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि कंटीन्यूअस है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इक्वल करके इक्वेट करके ए बी का आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम पहले एक्सटेंड हो चुका है, तो इसे आप होमवर्क के लिए ले लें या फिर हम इसे डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं समरी स्लाइड दिखा रहा हूं, समरी स्लाइड कंटिन्यूटी हमने ओपन इंटरवल में बात की, अगर हम ए और बी होता है तो
अकॉर्डिंगली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही सिर्फ देखते हैं, दोनों नहीं देखते। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में हम डाउटफुल पॉइंट्स निकालते हैं, है ना। कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशन, डाउटफुल पॉइंट के लिए हमने ग्रेटर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात की और सिग्नम फंक्शन की बात की, और हमने ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट आज की, और लास्ट में हमने किया कि सिंगल पॉइंट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यही है आज के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टिल देन हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द वीक। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय साधु चरण, बाय।